2079 में आपके ऊपर रादर आपके लिए सुख, समृद्धि, धन, इन सब की वर्षा हो और ये नया संवत आपके लिए बहुत अच्छा हो। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अनुज और मेरे साथ हैं आशीष। आशीष, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप इनफैक्ट आप सबको हमारे पूरे सीएनबी से आवाज परिवार की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और बिल्कुल सही कहा अनुज ने, ये नया जो संवत आ रहा है हम सब के लिए प्रॉस्पेरिटी लाए, इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल पेशकश की। ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, माना जाता है बड़ा ऑस्पिशियस। आज के दिन एक ट्रेड लिया जाता है प्रॉस्पेरिटी के नाम। तो 6:15 से 7:15 बजे तक ये मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन। खैर, इस पे आगे बातचीत होगी। ये साल कैसा पैन आउट होगा, देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होना अगले 2 घंटे का कवरेज। और इसमें आशीष एक मुहूर्त ट्रेडिंग का एक बहुत खास मायने होते हैं बाजार के लिए। जो लोग बाजार के ओल्ड टाइमर्स हैं, बीएससी में आज तक देखिए यतिन होंगे बीएससी पर, आज भी पूजा होती है और ये पूरा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। उस समय रिंग में जो ट्रेडर्स होते थे वो दिवाली के दिन एक रोकड़ा ट्रेडिंग लेते थे और कहते थे, मतलब यहाँ तक ये बोलते हैं कि दिवाली वाले दिन अगर आपको इवन शॉर्ट ट्रेड भी लेना है तो आप सेल ना करके बल्कि पुट खरीदें, मतलब ताकि कुछ खरीदना है आपको। वो टोकन होता है, आप उसको टोकन को खरीद के रखिए, क्योंकि उसके बाद बाजार कुछ दिनों के लिए बंद रहता था, उसके बाद वापस खुल के आता था। तो ये मतलब एक चीज़ है। एक ना मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक मेरे को आज थोड़ी सी एक हल्की सी कमी महसूस हो रही है आज मुहूर्त वाले दिन। हर बार मुहूर्त वाले दिन राकेश झुनझुनवाला जी से जो बात होती है, ये पहली बार है जब मैं दिवाली वाले दिन राकेश जी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जहाँ भी हैं, मतलब स्वर्ग में दिवाली अपने तरीके से मना रहे होंगे और अच्छे से मना रहे होंगे। लेकिन मैंने सुबह आज एक ट्वीट भी किया था और अगर वो आए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये एक दिवाली उनके बिना ना एक थोड़ी सी एक अधूरी होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहाँ भी हैं और अच्छे से अपने स्टाइल में शायद दिवाली मना रहे होंगे, तो ये एक उनकी बस कमी खलेगी। लेकिन जो उन्होंने इंडिया पे एक दांव लगाया था, बुलिश है इंडिया पे, और वो सब बात हम खैर करेंगे आगे जैसे हम धीरे धीरे आगे जाएंगे शो में। लेकिन खास इसका एक महत्व है संवत ट्रेडिंग का, तो सोचा कि जरा उस पर भी बात कर लीजिए। बिल्कुल होगी, सब पे चर्चा होगी। बिग बुल की आई एम श्योर ब्लेसिंग्स होंगी हम सब पे ही। ये पहले बही खातों की पूजा आज के दिन, उसके बाद छुट्टी पे चले जाते थे, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। बाद की छुट्टी कहीं गायब हो गई है क्या? बाद की छुट्टी गायब हो गई है, इसका थोड़ा दुख है मुझे एक्चुअली। इस बार थोड़ा हो गया एक तो इस बार ये जो अमावस्या के हिसाब से दिवाली एक दिन की वो पहले तो लंबा थोड़ा सा छुट्टी का पीरियड होता था, 5 दिन का शायद होता था। हाँ, पहले 5 दिन मार्केट बंद रहता था, इसीलिए वो मुहूर्त ट्रेडिंग का देखिए ये विजुअल्स पूजा के तो पहले ये होता था। तो इस बार एक दिन सब शिफ्ट हो गया। इवन धनतेरस भी एक दिन शिफ्ट हो गई। कई लोगों ने सैटरडे तिथि हाफ हो गई। तो उसके लिए कल वाली जो छुट्टी है वो नहीं हुई। वैसे होनी चाहिए थी। मेरा ये मानना है कि कल और परसों दोनों दिन भी अगर बाजार बंद रहता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और आज वैसे ही काफ़ी लेट हो जाएगा, उसके बाद सब पूजा करेंगे, पटाखे चलाएंगे और उसके बाद बात करेंगे आगे। तो कल छुट्टी हो सकती थी, लेकिन ठीक है, मतलब एक्सचेंजेस का अपना एक पर्सपेक्टिव है। नहीं है तो नहीं है, हम कल काम करेंगे, उसमें क्या है। और नए संवत की शुरुआत करेंगे और परसों छुट्टी है, कल कर लेंगे कैसे ना कैसे, परसों एंजॉय करेंगे छुट्टी को। लेकिन चलिए, बातचीत ऐसी चलती रहेगी। शुरुआत कर देते हैं आज के स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग के कवरेज की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। देश में आज धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली। कारगिल में जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मनाई दिवाली। जवानों को संबोधित करते हुए कहा, दिवाली का मतलब आतंक का अंत। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत। शाम 6:15 बजे से 7:15 बजे तक होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। रिलायंस ने दूसरी तिमाही में पेश किए शानदार नतीजे। कल मुनाफा 15,500 करोड़ के पार निकला, 15,512 करोड़। ऑयल टू केमिकल, जियो, रिटेल समेत सभी कारोबारों ने किया अच्छा प्रदर्शन। कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार का डीमर्जर किया। रिलायंस के 1 शेयर के बदले मिलेगा जेएफएस का 1 शेयर। She
मीना जी के आशीर्वाद से नादवारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। मेरे दिवाली पर जियो का बड़ा धमाका। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने लॉन्च की जियो 5G सेवा। चेन्नई और नाथद्वारा में भी शुरू सेवाएं। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे रहे शानदार। दूसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक को मुनाफा 37% बढ़ा, 4.3% के एनआईएम हासिल किए। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी किया कमाल, मुनाफा 27% बढ़ा। दोनों बैंकों के एसेट क्वालिटी में भी सुधार। दूसरी तिमाही में HUL ने पेश किए मिले जुले नतीजे। आय और वॉल्यूम अनुमान के मुताबिक बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स के मोर्चे पर हुई निराशा। उधर JSW स्टील के नतीजे रहे कमजोर। एबीटा और मार्जिन दोनों अनुमान से कम। और भारतीय मूल के ऋषि सुनाक बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। 150 से ज्यादा सांसदों के समर्थन होने का दावा। आज शाम नए पीएम का ऐलान संभव। तो दिवाली देखिए, सबसे पहले तो ऋषि सुनाक के लिए अच्छी होने वाली है। कि आज ही अपडेट आना था ना? आज शाम को 6:30 बजे ब्रिटेन टाइम के हिसाब से आना है। तो हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से मिडनाइट हो जाएगी आशीष, लेकिन उनके यहाँ तो दिवाली फिर भी चल रही होगी। और कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी हमने अच्छी दिवाली सेलिब्रेट की। तो मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए तो ये दिवाली काफ़ी अच्छी रह रही है। और ये एक ब्रिटेन के लिए कह रहे हैं कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है, टोरीज इनको बोलते हैं, उनके लिए ये एक लास्ट होप है। क्योंकि ये जो यूके की इकोनॉमी इस समय चल रही है, उसमें अगर आज इलेक्शन हो जाए तो जो रूलिंग पार्टी है वो बुरी तरीके से हार जाएगी। लेबर पार्टी मतलब डेसिमेट कर देगी इनको। वो जो लेबर पार्टी है वो लेफ्ट विंग पार्टी है वहाँ की, तो ये थोड़ी सी राइट विंग पार्टी है। तो ये ऋषि सुनाक से काफ़ी उम्मीदें हैं। और लोगों को लग रहा है कि एक बस डिबेट ये चल रही है कि क्या ये मैंडेट के अगेंस्ट है, मतलब लेकिन जो भी है प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं वो, अनलेस कुछ लास्ट मोमेंट पे जैसे कहते हैं ना, कुछ और हो जाए। कई बार हो जाता है वो, जैसे पिछली बार भी ऑलमोस्ट बन गए थे, आगे चल रहे थे, फिर वो लिस्ट ट्रस आगे निकल गई एंड में। तो इस बार लेकिन बोरिस जॉनसन के वो वापस लेने के बाद अब लग रहा है कि शायद ऋषि सुनाक का पीएम बनना तय है। चलिए भैया, ये आज रात तक खबर हमारे पास आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ग्लोबल बातचीत शुरू हुई है तो आज के मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए क्यूज कैसे हैं? बढ़िया है साहब। फ्राइडे का यूएस का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसको आज हम इस अगले 1 घंटे में डाइजेस्ट करने जा रहे हैं। यूएस में फ्राइडे को 2.25 से 2.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट डायरेक्टर साहब वो तो स्क्रीन पे खींचिएगा डाउ की। फ्लैटिश शुरुआत, एक ट्रेंडिंग डे, और दिन के हाईस पे जाके डाउ बंद होता हुआ नजर आया। और हम डाइजेस्ट करके गए थे ऑलमोस्ट फ्लैटिश फ्यूचर्स। फ्लैट डाइजेस्ट किया, उसके सामने इस तरह का उछाल यूएस के मार्केट्स में कल बना, फ्राइडे को बना। और आज भी जो सेशन होगा वहां पे उसके इंडिकेशंस हैं तेजी। 0.5% से 3/4% के उछाल के साथ इस समय भी यूएस फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। तो सेटअप बढ़िया है, मजबूती तगड़ी है, एटलीस्ट जहां तक यूएस की बात है। और यूएस का पिछला हफ्ता पूरा तीनों बेंचमार्क्स ऑलमोस्ट 5% की मजबूती के साथ क्लोज हुए। वीक टिल डेट टाइप्स रिटर्न्स, गजब का क्यूज है। ऐसे में खैर मैं आऊंगा स्पेसिफिक्स पे। आज बाजार के जब जाने वाले दिग्गज जुड़ेंगे तो उनसे जानेंगे वो लोग, जब सेशन शुरू होगा कंटिन्यूअस, कौन सा एक स्टॉक है जिस पे वो खरीदारी करेंगे, वो शगुन के लिए ट्रेड उठाएंगे। मार्केट्स पे व्यूज क्या होंगे उस पर आऊंगा। ये आज का बढ़िया सा लाइनअप आप लोगों की स्क्रीन पे। लेकिन इस नए संवत 2079 कैसा लग रहा है? थोड़ा सा रफ पैच हिट कर रहे हैं। सब कह रहे हैं अब वो समय आ रहा है जब वो रिसेशन, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जो भी होना है अब वो नजर आएगा। तो ये संवत कितना टफ, कितना चैलेंजिंग रहना कैसे वाला है इस साल, वो उसकी बात करूंगा मैं। एक बार जरा पूछता हूँ, अगर वो थोड़े से वो ग्राफिक्स रेडी हो जो, या फुटेज रेडी हो, वो जो मैं बात कर रहा था झुंझुनवाला साहब की, और वो जो मेरी ट्वीट थी उसकी, अगर वो रेडी है तो जरा। हाँ, तो वो मैं इसलिए आशीष उसकी बात किस लिए रखना चाहता हूँ। देखिए क्योंकि हर दिवाली पर मैं राकेश जी से बात करता था, राकेश भैया बोलते थे सब उनको ऑब्वियसली। तो एक उनकी एक हमेशा मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे लगती थी कि अगर आपको इंडिया में पैसा बनाना है तो आपको इंडिया पे बुलिश होना होगा। फिर आप ये सब नहीं कह सकते कि जनाब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर वो प्रॉब्लम है।
आपको एक बुलिश बेट लेनी है इंडिया पर, और इसके लिए मुझे आज उनकी कमी बहुत खल रही है। आज वो अगर होते आशीष तो एक जैसे कहते हैं ना जोर से तेजी का एक आपको मंत्र देते। उन्होंने कभी बेरिश बोला ही नहीं, कभी भी, चाहे इवन 2008 की जो मंदी थी, हालांकि उनके खुद के पोर्टफोलियो में उन्होंने कई बार 60-70% तक का मार्क टू मार्केट लॉस देखा है, लेकिन कभी उन्होंने जो अपनी कोर इन्वेस्टमेंट्स हैं, टाइटन हो गई, लुपिन हो गई, उसको कभी इन्होंने छेड़ा नहीं। और वही कारण है कि एक वो जो राकेश झुंझुनवाला बन पाए, वो एक बिग बुल इंडिया में बन पाए। तो एक बहुत ही मतलब आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। आज मैं सुबह मेरी इनफैक्ट सुबह मधु केला जी से भी बात हो रही थी, वो भी काफ़ी करीब हैं, उनको भी काफ़ी मिस हो रहा था। और जो बाजार में दिग्गज लोग हैं वो सब के सब आज एक थोड़ी उनकी कमी खलेगी, सबके सबको मतलब एक नॉर्मल एक वो होता है। तो अब नए संवत में फोकस कहाँ पर करना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर बिलीव करिए। इस समय आप एक भारत में जो देख रहे हैं एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। जो 30-40 साल पहले क्रांतियां, जो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो आज की डेवलप्ड कंट्रीज में आए हैं, वो इस समय इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो इस समय इंडिया में अगर आप 20-22-25 साल के हैं, अगर आप अपनी जॉब की स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन रखें। आशीष, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि FIIs वर्सेस रिटेल में जो एक जंग चल रही थी। आपने मुझसे पूछा था कि क्या हम गोरों को टक्कर दे रहे हैं। मैं कहता नहीं, टक्कर नहीं दे रहे, हम जीत भी रहे हैं। उस दिन निफ्टी था 16,800 पर, आज हम निफ्टी की शुरुआत करने वाले हैं 17,800 पर सीधा। ठीक है, तो एक 1000 पॉइंट की रैली, और जिसमें FIIs 85% शॉर्ट थे और रिटेल 85% लॉन्ग था। तो किसकी जीत हुई है? और ये चौथी बार ऐसा हुआ है इस पूरे पिछले 6 महीने में, 4 बार ऐसा हुआ है कि जिसमें अगर आप FII के शॉर्ट्स देख के डर गए कि ये तो काफ़ी शॉर्ट हैं, हम तो पैसा बना नहीं पाएंगे इसमें, नहीं, वहीं पैसा बना है आपका। और इससे उसका एक रीज़न है। अगर आप इस समय देखें, पूरे के पूरे स्टैट्स देखें, तो इंडिया की जो इकॉनमी है वो सबसे स्ट्रांग है, इंडिया का जो मैक्रो है वो सबसे स्ट्रांग है। और ये बस एक फैक्टर है, बस क्रूड ऑयल अगर बिहेव करेगा तो मेरे ख्याल से हम इस समय काफ़ी अच्छा वो कर सकते हैं। हर 10% का करेक्शन पर, अगर आप पिछले 15 साल में देखें, जो उस दिन बात भी हो रही थी, 15 साल में भारतीय बाजारों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप किसी भी एसेट क्लास को ले लें, सबसे ज़्यादा रिटर्न भारतीय मार्केट ने दिया है। और इसके लिए मेरा ये बिलीव है कि हर 10% करेक्शन पर आप अपना SIP बढ़ाएं। मैं खुद अपना SIP डबल कर देता हूँ जब भी 10% की करेक्शन आती है मार्केट में। और अगले 15 साल में भी आपको यही 15% सालाना रिटर्न जो आपको पिछले 15 साल में मिला है, उतना तो मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो डेमोग्राफी है इंडिया की, ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये बहुत स्ट्रांग है। मार्केट में बने रहे। देखिए, एक ट्रेडिंग करके आप, एक ट्रेडिंग ओरिएंटेशन होता है लोगों का, अच्छी बात है, ट्रेडिंग करके पैसा बनाएं। वेल्थ जनरेट करनी है अगर आपको, तो उसके लिए आपको अच्छे शेयर चुनने होंगे और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा। और हाँ, लॉन्ग टर्म में रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी स्टॉक में अगर फंस जाए तो उसको उसके बाद रखें। पीरियडिकली रिव्यू करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए अगर आपने, उसको आगे फॉरवर्ड करें, 10 से 15 साल का व्यू रखें और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स आपको मार्केट अगले 15 साल में देने वाले हैं। बिलीव करिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, इंडिया स्टोरी पर बिलीव नहीं रखेंगे तो कैसे पैसा बनेगा। मुहूर्त सेशन, और इस आज के इस मुहूर्त सेशन में ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज को डाइजेस्ट करना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई ICICI बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, कोई JSW स्टील, HUL, अरे लिस्ट लंबी है। इन सब पे बातचीत करनी है और इनफैक्ट बढ़िया बढ़िया स्टॉक पिकिंग भी करवानी है। जो पैनल जुड़ चुका है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब, चंदन तापड़िया, आशीष चतुर्मोता और प्रकाश गावा, सब के सब स्क्रीन पर, और आगे और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। गावा साहब, पूजा कितने बजे घर पे? पूजा कर ली शो के पहले। शो के टाइम लंबा मुहूर्त है इस बार, एक्चुअली काफी, आज काफी लंबा मुहूर्त था। की जगह हम घर जाके कर पाएंगे क्या? नहीं, चलेगा, मुहूर्त काफी लंबा है आज मुहूर्त स्टार्ट भी जल्दी हुआ है और है भी काफी देर तक का। चलो ठीक है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी BSE NSE इसी हिसाब से करते हैं कि उसके बाद लोग घर जाके मौका मिले अपनी पूजा कर सकें। ये मतलब हमेशा ध्यान रखा जाता है इस बात का। ज्यादा बीवी गुस्सा नहीं होगी। गावा साहब, आज 6:15 बजे कौन सा ट्रेड पंच करने वाले हो, वो शुभ मुहूर्त वाला? सबसे पहले तो गुड इवनिंग, और हमारे दर्शकों को और आप सभी को और हम सभी को शुभकामनाएं हमारे दिवाली के लिए। सब लाभदायक रहे, इतना ही कह सकता हूँ, और सब खुशी रहे, हेल्थ सबकी बराबर रहे। बिल्कुल, ये मेरा रहा दिया। स्टॉक जो मैंने चुना है इस बार वो है ICICI बैंक। इसका तो मुंह लगता है मुझे अब शुरू हुआ है,
अच्छा मूव मिला है आपको, 2-3 दिन का साइडवेज हुआ और फ्राइडे के दिन अच्छा मूव मिला। 907 पर बंद हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। 900 का स्टॉप लगा देना चाहिए। मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जा रहा है, लेकिन आज के लिए तो 920, 930, 940 भी पॉसिबल है। हो सकता है वहां पर थोड़ा गैप अप खोले, फिर साइडवेज ट्रेड करें, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को आज में और एक्सपायरी तक देखना चाहिए। आज का आज में नहीं देखना चाहिए। तो मुझे आईसीआईसीआई पर ध्यान है ऑन द लॉन्ग साइड। ऑन द लॉन्ग साइड। प्रकाश जी, प्रकाश गाबा जी, गुड इवनिंग। मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। आपको भी। तो और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होंगे इसके? 1000 तो मेरे ख्याल से बहुत नियर टर्म में ही आ जाएगा शायद। लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स होंगे इसके? देखिए, नियर टर्म में तो 1000 आ ही जाएगा। जो इसका चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है ये 1000 से भी ज्यादा जाकर 1100, 1200 भी आ सकता है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में हाई टाइम फ्रेम में, वो हुआ करीब 850 पे और 920 में। ये काफी हद तक कम से कम 9-10 महीने का कंसोलिडेशन है। अब जब भी एक कंसोलिडेशन से निकलेगा करीब 950, जब 1000 चला जाएगा तो कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। उसका टारगेट क्या रहेगा? मेरे ख्याल से उसका टारगेट 1400-1500 भी हो सकता है। चलिए 1400। तो आईसीआईसीआई बैंक पर सॉरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके, 1400-1500 का भी टारगेट आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया है इस पूरी की पूरी मार्केट रैली को एसबीआई के साथ। प्रकाश दीवान जी भी जुड़ गए अब हमारे साथ। प्रकाश, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। बताइए क्या व्यू है आपका मार्केट पर दिवाली को लेकर, और क्या आपकी आज मुहूर्त वाले दिन क्या टोकन ट्रेड रहेगी आपकी? गुड इवनिंग अनुज, गुड इवनिंग आशीष। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली टू यू। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि दिवाली पे कोई चीज खास लो तो वो ज्यादा चलेगी या जल्दी चलेगी, ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि इस दिवाली की खासियत ये है कि जो फोमो था, कि एक फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट है काफी लोगों को, वो आपको सरल होते हुए दिखेगी कि दिवाली के दिन मुहूर्त है, उस दिन आप एटलीस्ट ले लीजिए। तो मैंने ऐसी चीज चुनी क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से दौड़ चुका है अनुज, आप देख ही रहे हैं कि एक बहुत अच्छी रफ्तार से मार्केट चला है अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस। जो उम्मीद नहीं थी उसके बावजूद भी मार्केट ने एक बहुत बढ़िया पकड़ सी रखी हुई है। और हम जितना भी सोचे कि मार्केट नीचे जाएगा वो हो नहीं रहा। तो बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली काम आया, लेकिन फिर भी हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो रह गए हो या शायद हिम्मत ना कर पाए हो इस मार्केट में खरीदारी करने के लिए। तो मैंने ये ढूंढ रहा था मैं कि ऐसी चीज हो जो ना सिर्फ फंडामेंटली अच्छी हो, लेकिन अपने 52 वीक हाई से भी काफी नीचे या रीजनेबली नीचे मिल रही हो। तो उस लिहाज से एक चीज जो मेरे जहन में आई और जिसका चयन मैंने किया है वो है पीएनबी हाउसिंग। अब आपको पता ही है, हाउसिंग फाइनेंस या एनबीएफसी का बोलबाला तो कैसे मार्केट में है ही है, और एक जो अपट्रेंड हमको मिल रहा है, दिख रहा है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस स्पेस में ये हो रही है कि ये सारी स्पेस में जो जो छटाई हुई है, उसमें बहुत क्लियरली ये हो गया है कि कुछ जैसे बड़े प्लेयर्स थे, जो एलआईसी हाउसिंग था या पीएनबी हाउसिंग भी एक टाइम बड़ा प्लेयर था, और कैनफिन होम्स है, इन्होंने अपने अपने मार्केट शेयर को लेके, अपने अपने सेगमेंट्स को लेके कि किस इन्वेस्टर्स, किस कस्टमर्स के पीछे जाना है, कहाँ से हमारी बुक बढ़ानी है, वो बहुत क्लियरली डिमार्केट कर लिया है। तो एक तरफ आपके पास अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, एक तरफ आपको एचडीएफसी है जो दिग्गज कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, बट वहां पे ये कंसोलिडेशन का जो दौर हो रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट शेयर उन्होंने छोड़ा है या छूटा है उनके हाथ से, ये महसूस हो रहा है। और जो चैनल चेक्स किए उससे ये समझ आ रही है कि पीएनबी हाउसिंग में जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है नए शेयर धारक आने के बाद, जो नए मैनेजमेंट की शायद गठन होने के बाद, उससे आपको जो ग्रोथ आगे चल के दिखेगी वो बहुत ही उम्दा दिखेगी। और अभी हमने देखा कैनफिन होम के एमडी साहब जो रिजाइन करके वहां से निकले और उन्होंने फाइनली अपनी बैठक पीएनबी हाउसिंग पे बनाई, तो वो जो ग्रोथ स्टोरी है उसको कायम रखने की पूरी क्षमता दिख रही है। और बुक वैल्यू अगर आप देखें इस कंपनी की, तो आज मेरे ख्याल से 565 के करीब है, आज आपको काफी सस्ते वहां से मिल रही है। तो फाइनेंस कंपनीज में प्राइस टू बुक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और ये एक के नीचे आ जाए, यानी जो बुक वैल्यू है उससे भी आपको ये सस्ते दामों पे मिल रही है। इसका हाई कुछ 660 का है, भाव आज 425 के करीब है। तो आप काफी रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले रहे हैं कि रिस्क कम है और रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है। मुझे पसंद इसलिए आ रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और उसमें से भी ये एक टर्न अराउंड केस मुझे इसमें झलक दिख रही है उसकी टर्न अराउंड की, जिसकी वजह से अगले साल तक आपको हो सकता है 555 तक का, यानी 25%, 30% की अपसाइड यहाँ से दिलवा सकते। नए एमडी सीईओ साहब आए भी हैं, अब देखते हैं स्टॉक करता कैसा आगे चलते हुए। लेकिन
पीएनबी हाउसिंग वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, एक टर्न अराउंड हो सकता है, दीवान साहब की प्रेफर्ड पिक। ये आईसीआईसीआई बैंक की जो बात छिड़ी थी, इसके रिजल्ट वगैरह मैं सब आगे लेकर आता हूं। पहले सबसे एक एक बढ़िया वाली मुहूर्त सेशन की पिक। चतुर्वेदी साहब, गुड इवनिंग। एक बढ़िया सा पिक आपकी तरफ से सर। गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग अनुज, और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको तो देखिए, हमारी भी जो पिक है वो बैंकिंग बास्केट से है, और आशीष जी हम काफी बुलिश रहे हैं इस पूरे स्पेस में, और इसमें हमें लगता है पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और कारण हमारा मानना यही है कि जिस तरह से कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होने वाली है और होती हुई नजर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी इंडस्ट्रीज में 75% के ऊपर जा चुका है, तो अब एक बड़ी कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट बन रहा है, और जिसके क्लियर बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स बनते हुए नजर आते हैं। इसमें हमारी टॉप पिक तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी, जहां हमारा मानना है स्टॉक 650 रुपए के लक्ष्य आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। 560 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो एक रफली मेरा मानना है 20% की तेजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली भी हम देखें तो स्टॉक पिछले एक साल से बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन कर रहा है, 530 से लेके ऑलमोस्ट 430 की ट्रेजेक्ट्री में, और ये कंसोलिडेशन अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि अब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट 530 के ऊपर दिखा चुका है। तो हमारा मानना है 650 तक के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। बट इसके अलावा हमें लगता है पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ पे भी आप नजर रखें तो वो एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है, क्योंकि ये एक बास्केट होगा जहां पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन सभी बैंक्स का एक एलोकेशन इस ईटीएफ में मिलता है। और ये ईटीएफ करीब करीब 36 रुपए के आसपास फ्राइडे के सेशन में, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है। मेरा मानना है इसको अगर से एक लॉन्ग पोजीशन इस ईटीएफ के अंदर बनाए तो साल भर के अंदर में 45 से 50 रुपए के लक्ष्य इस ईटीएफ के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो डेल्टा है बड़ा, वो आपको छोटे बैंक्स में यानी कि यूनियन, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे बैंक्स में बनता हुआ नजर आएगा। और उस पूरी थीम को प्ले करने के लिए इस पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ को लेने की सलाह मेरी इस दिवाली पर मैं रिकमेंड करूंगा। देखिए, पिछले हफ्ते क्या ज़बरदस्त तेज़ी थी पीएसयू बैंक इंडेक्स में, सबसे ज़्यादा रैली इसी में आई थी। एसबीआई तो खैर काफ़ी स्ट्रांग रहा ही है, लेकिन अब बाकी स्टॉक्स में भी आप अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं। कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक नहीं चूज़ कर सकते तो एक ईटीएफ को चूज़ करें। इनफैक्ट आशीष, ईटीएफ एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। मैं इनफैक्ट अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ वो ज़्यादातर ईटीएफ्स के ज़रिए करता हूँ। निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी बैंक ईटीएफ और निफ्टी जूनियर ईटीएफ, ये तीन के तीन जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स हैं, इनके ईटीएफ्स में मैं नॉर्मली एसआईपी करता हूँ, और जब भी बड़ा करेक्शन मार्केट देता है तो उनमें एक लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि वैसे भी हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक ईटीएफ एक अच्छा ज़रिया है अगर आप एक ओवरऑल रिस्क से बचना चाहते हैं। तो चंदन तापरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब। चंदन, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। बताइए क्या पिक होगी आपकी मुहूर्त वाले दिन? जी अनुज, देखिए आज सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम, सभी दर्शकों को, पूरे पैनलिस्ट को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और अनुज, देखिए दीपावली में मुहूर्त ट्रेडिंग का एक अलग ही महत्व है, और परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का ये जो दिन है, त्योहार है, उसमें मुहूर्त ट्रेडिंग करना चाहिए। और हमारा तो ये मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बिना दिवाली अधूरी है। तो हम सबको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप निवेश कीजिए, और नहीं निवेश कर रहे हैं तो मुहूर्त के दिन जरूर स्टार्ट कीजिए। और अब मैं ट्रेडिंग थीम की बात करूं तो हमारा पूरा फोकस इस संवत के लिए रहेगा क्रेडिट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल कैपेक्स पे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे, ट्रेवल एंड टूरिज्म पे, और नीश सेक्टर जहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो इन कुछ सेक्टर्स पे हम फोकस करेंगे, और उन सेक्टर्स पे यदि एक स्टॉक पिक करना है तो मैं भी एसबीआई की तरफ जाना चाहूंगा। एसबीआई इस साल लगभग 20-21% का अपमूव देखने को मिला है। काफी अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो लगभग 4-5 दिन पहले इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, जहां पे 530-535 के लेवल डिसाइसिवली पार किए हैं। मेजर सपोर्ट इसका लगभग 515 के आसपास है। तो हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 650 से लेके 700 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो एसबीआई आज के लिए मुहूर्त पिक के लिए यहाँ पे हमारी सजेशन रहेगी। यहाँ पे पीएसयू बैंक पे फोकस रहेंगे, बैंकिंग फाइनेंशियल पे फोकस रहेगा, और इवन हमारा ये मानना है कि आपका बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में न्यू हाई, टाइम हाई छूता हुआ नजर आएगा। तो पूरा बैंक निफ्टी, बैंकिंग और एसबीआई पे यहाँ पे मुहूर्त के लिए ट्रेडिंग की सलाह रहेगी। आशीष, चंदन जी बच्चन के फैन है बहुत बड़े। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन,
मोहब्बतें फिल्म में था ये डायलॉग। कॉलेज डेज याद आ गया। हाँ वो जो शाहरुख खान के साथ जो उन्होंने फिल्म की थी उसमें था ये डायलॉग, जबरदस्त डायलॉग था। चलिए आज के मुहूर्त के सेशन के पिक्स जो हैं, एसबीआई एक कंसेंसस कॉल की तरफ इमर्ज होता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक और साथ में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इस समय एक्सपर्ट्स को ये पसंद आ रहा है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, दीवान साहब बहुत सारी डेवलपमेंट जिस पे आज मुहूर्त सेशन में हमें रिएक्ट करना है। रिजल्ट्स आए जिसमें कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के परफॉर्मेंसेस अच्छे, चाहे रिलायंस जियो तीसरा क्वार्टर है 20% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ, और तीसरा क्वार्टर है 50% प्लस के मार्जिन, 51% मार्जिन। रिलायंस रिटेल रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यूज इसने लेकर आए। ऑयल एंड गैस थोड़ा सुस्त था जैसे स्ट्रीट एंटिसिपेट कर भी रहा था। एक खबर भी आई, पहले आई कि वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म को डीमर्ज करके अलग से लिस्ट कराएंगे। उसके बाद 5G सेवाओं को लेकर अपडेट आया कि अब चेन्नई भी जुड़ता हुआ 5G सर्विसेज में। इससे पहले जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी थे, अब उसमें अब चेन्नई भी ऐड कर लीजिए, और नाथद्वारा में 5G वाईफाई सर्विसेज की शुरुआत। ये सारा डेवलपमेंट आया फ्राइडे और सैटरडे के बीच में। क्या करना है इस नए संवत में, जिस वैल्यू अनलॉकिंग की बाजार शायद इंतजार कर रहा था दीवान साहब, उसकी शुरुआत होती हुई। बिल्कुल आशीष, देखिए जो पहल रिलायंस इंडस्ट्री ने 5G में की है, आप देखिए अक्टूबर में पहले हफ्ते में ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने 5G का लॉन्च किया, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं रोल आउट किस तेज रफ्तार से शुरू हो गया है। और ये रफ्तार पकड़ना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जैसे ही 5G की तरफ माइग्रेशन होगा, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, एक बार हम लोग एज यूजर्स हमारे एक्सपीरियंस होने लगेगा, उसके बाद हम ऊपर जो मुआवजा इसके लिए जो 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 खर्चा और करने की जो लागत जो इसकी लगनी है, उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा कर पाएंगे। और वो जिस दिन होगा उस दिन आपको आरपू चेंज होते हुआ बहुत तेज रफ्तार से दिखेगा। तो टेलीकॉम कंपनी की जान तो आरपू में है, अगर आरपू बढ़ता है तो आप समझिए मुनाफा बढ़ता है। तो जो सारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो कारोबार का जो जो सारा वजूद है, वो उस ग्रोथ पे से आता है, और वो आरपू उसका इंडिकेशन या अंदेशा देता है। तो ये शुरुआत हुई है, अब आगे चल के 1-1.5 साल में जो इंक्रीज होगा वो देखेंगे। और दूसरे जो रिजल्ट्स की आपने जो बात की, उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई है कि कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करने लगे हैं रिलायंस के कंसोल उसमें बैलेंस शीट पे। और पीएनएल में आप देखिए तो जो ऑयल टू केमिकल वाला हिस्सा है वो, और ये कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, अब ये सारा जो है पलड़ा जो है कंज्यूमर की तरफ भारी होता जा रहा है, और आगे चल के बढ़त वहां से आएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं डीमर्ज करके उनको लिस्ट करवाने की जो उम्मीदें बन रही है, उससे आपको वैल्यू अनलॉकिंग की जो आपने जो कहा शुरुआत जो हुई है, वो तेज रफ्तार पकड़ते हुए दिखेगी। तो पहले कदम है जिसको कहते हैं बेबी स्टेप्स, बट शुरुआत हो चुकी है। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज के आने के बाद एक नई जान आएगी जियो के प्लेटफॉर्म में, तो वो कहीं ना, और अब ये देखिए जो 6.1% ट्रेजरी शेयर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के करीब। तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। कैपिटलाइज उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है, और उसका जो ग्रोथ आगे चल के आएगा, अब उसकी डिटेल्स आएंगी तब ख्याल आ जाएगा कि कितनी जल्दी हम उससे ग्रोथ का आकलन कर सकते हैं कंसोल बेसिस पे पीएनएल में। बट एक बहुत ही बड़ा हिस्सेदार जो कमाई का जो जोड़ीदार है फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए, ये जुड़ता हुआ दिखेगा। तो रिलायंस में तो आई एम श्योर इंटरेस्ट होगा। लेकिन आज हो सकता है, आज आशीष ये है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो इतनी आज के दिन नहीं रहती छुट्टियों की वजह से, बट जैसे ही हमारा नॉर्मलाइज होता है मार्केट और सेशन शुरू होगा, हो सकता है कल हो या गुरुवार को हो, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग दिखेगी, क्योंकि री रेटिंग का आभास आज। ओके चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेना है उससे पहले, लेकिन उससे पहले मैं 2 चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। पहला तो एक बार जरा हैंगसेंग, क्योंकि आज हमारी मार्केट तो भी खैर लेट शुरू होगी, लेकिन एशियाई मार्केट ट्रेड की हैं आज, बंद हो चुकी है अब। हैंगसेंग आज आशीष 6.5% गिरा, 6.5% हैंगसेंग गिरा आज, और 2% गिरा चीन का मेनलैंड बाजार शंघाई। देखिए 6.5% इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आज के डिक्लाइन के बाद हांगकांग का मार्केट जो है अपने 15 साल के लोज पर पहुंच गया है, और अगर यहाँ से थोड़ा और गिर गया तो 1996 के लेवल पे पहुंच जाएगा। हमने कुछ समय पहले बात की थी कि कॉस्पी जो है वो ऑलमोस्ट 29 साल के लोज पर पहुंच गया है। जापानीज मार्केट तो खैर अभी तक अपने
19 जो 70s की जो हाइज हैं उससे भी करीब करीब 30% दूर है। तो इन मार्केट्स में अगर आपने लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट किया था तो आप रेड में हैं, 20-30 साल के व्यू से रेड में। और हमारा मार्केट इस 15 साल पहले निफ्टी कहाँ था, 600 या 700 पे, वहाँ से अब हम आ गए 18,000 पर। तो वो एक बहुत बड़ी था। अच्छा, दूसरी बात हो रही थी सबकी पिक है SBI, ठीक है ना। बैंकों के नंबर बड़े ज़बरदस्त आए हैं। मैं दोनों के नंबर देख रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स और ICICI बैंक के नंबर्स। और आपने उस दिन देखा था क्या री रेटिंग हुई थी एक्सिस बैंक की, प्री पोजिशनिंग थी, उसके बाद भी री रेटिंग हुई एक्सिस बैंक की उस दिन। इनफैक्ट उस दिन एक्सिस करीब करीब 10% ऊपर चला था। जब हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली हो सकती है उस दिन, उसका बहुत बड़ा कारण एक्सिस बैंक था। तो नंबर्स ज़बरदस्त हैं। कोटक वापस अपनी जो ग्लोरी की तरफ जा रहा है और ICICI बैंक के भी ज़बरदस्त मुनाफा था। तो इन सब पे बात करेंगे हम, लेकिन अभी एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर वापस आते हैं। प्री ओपनिंग रेट्स भी 6 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल इंटरेस्ट बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए। वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं हमारा संवत स्पेशल, और बस 1 मिनट में प्री ओपनिंग रेट्स आने वाले हैं। एक बार जरा वो वापस ICICI बैंक के नंबर्स और जो कोटक की बात कर रहा था, एक बार जरा वो नंबर्स वापस लाइए, खास तौर से कोटक, क्योंकि देखिए ICICI बैंक तो सबको पता है कि काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छे नंबर्स लेके आ रहा है। कोटक में जो इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जो उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो ऑल टाइम हाई पर पहुँच गए हैं। आशीष, आय तो खैर बढ़ी है काफ़ी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसका वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। लेकिन एक ही चीज़ है कि इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, और इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी ये इस समय बैंकिंग यूनिवर्स का सबसे महंगा स्टॉक है। इसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो इवन HDFC बैंक से ज़्यादा हैं। तो ये एक मतलब प्रोहिबिटिव फैक्टर शायद यहाँ पर हो सकता है। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं जरा प्रकाश का एक क्विक टेक ले लेता हूँ, क्योंकि सबने बात की है SBI की और सब ICICI की बात कर रहे हैं, एक्सिस की बात कर रहे हैं, कोटक की कोई बात नहीं कर रहा है। प्रकाश, लग रहा है यहाँ पे जो 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस है खत्म होगी या जारी रहेगी? Absolutely. I think प्रकाश दीवान जी से। हाँ। I think अनुज जो आपने पकड़ा है ये बिल्कुल सही इसलिए है, उसके जो 2 पहलू हैं। पहली चीज, कोटक ने ये जो क्रेडिट स्लो डाउन जो हमने देखा जब उन्होंने हुआ इकोनॉमी में, उससे कई पहले उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए थे कि हम लोग लोन इतनी जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि NPA का साइकिल जो है उसमें हम लोग को डर लगता है शामिल नहीं होना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब जो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल होगा उसके लिए जो बैलेंस शीट की तैयारी है, जो हुलिया है, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स, एफिशिएंसी जो हम कहते हैं, वो सभी चीज इनके फेवर में है। और इनका जो पोर्टफोलियो है, जो होल्ड टू मैच्योरिटी पोर्टफोलियो भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो आपके SLR और CRR रिक्वायरमेंट के तहत उसके अंदर मतलब लेना पड़ता है आपको, उस लिहाज से जो पोर्टफोलियो है वो भी सबसे जिसको कहते हैं ना रेजिलिएंट है। तो आगे चल के ये जो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहे हैं तो वो जो बाकी लोगों को पड़ा है या पड़ सकता है उसका यहाँ पे कोई असर नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट की साइज, एक्सपेंशन की जो कैपेबिलिटीज है और जो मिश्रण फी बेस और फंड बेस का, आई थिंक कोटक कैन डेफिनेटली परफॉर्म। अब ये एक्विजिशन कोई करें या उम्मीद है कि कोई कुछ ऐलान इस टाइप का आ जाए तो अलग बात है कि उससे रफ्तार अलग हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोटक का अंडर परफॉर्मेंस जो है अब खत्म हो गया। अब आपको यहाँ से शायद ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे, खास करके ICICI और एक्सिस की रफ्तार जैसी रही है उसको कैचअप कर सकते। भैया खुल रहा है भाई। अच्छा, कोटक में एक बात ध्यान रखें, महंगा इसलिए भी ट्रेड होता है क्योंकि बाकी सब ने अपने सब्सिडरीज की वैल्यू अनलॉक कर रखी है। कोटक में सब कुछ एम्बेडेड है जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम भी कमांड करता है अपने पीयर्स से। पर खैर नो डाउट ICICI बैंक
बहुत सारे पैरामीटर्स पे एचडीएफसी बैंक से बेहतर परफॉर्म करके दिया और कोटक ने बढ़िया सरप्राइज स्प्रिंग अप करा। 5.14% एनआईएम्स क्लॉक करें कोटक महिंद्रा बैंक ने। दोनों प्री ओपन पे जबरदस्त अप मूव्स दिखा रहे हैं, पर प्री ओपन सेटल होने देंगे तब एक्चुअल नंबर्स पता चलेंगे कहां सेटल हो रहे हैं ये स्टॉक्स। लेकिन प्री ओपन के इंडिकेशंस हैं कि बढ़िया मजबूती, अच्छे ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस से, अच्छा रिजल्ट सीजन जो इंडिया इंक डिलीवर करके दे रहा है, उन सब का इंपैक्ट है कि बैंक्स फिर से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे शायद आपको, और मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। वैसे मुहूर्त में आमतौर पे इस छोटे से सेशन में मोमेंटम शुरुआत में तो बड़ा अच्छा पिकअप होता हुआ नजर आता है। इस बीच सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ, और साथ साथ स्क्रीन पे ट्रेकॉम के पार्थिव शाह भी जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों को शुभ दीपावली। सुनील सर, शुभ दीपावली। गाइड करिए भाई, नया साल कैसा रहने वाला है? हम रिटेल क्या करें, खूब तेजी होगी क्या? रिटेल को एसआईपी और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी उनके काम आएगी इस इंटरनेशनल न्यूज के कारण। और एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट समवट में मैं तो देख रहा हूं कि निफ्टी का 21,000 भी पहुंच सकता है, नो प्रॉब्लम। और खास करके बैंक निफ्टी मेरे को 50,000 छूते हुए दिख रहा है। मतलब नए संवत में छू जाएगा, ये कह रहे हो ना आप? हाँ, चलो भैया, अच्छी मजबूती, अच्छी तेजी रहेगी। 50,000 बैंक निफ्टी, 50,000 बैंक निफ्टी इस नए संवत 2079 में छुएगा। अच्छा, हैंगसेंग जो गिरा था उससे शायद थोड़ा ज्यादा घबराना नहीं है हमको, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस खत्म हुई थी, उसमें शी जिनपिंग साहब तीसरे टर्म के लिए फिर आ गए, और उसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोविड से दिक्कत में आई इकोनॉमी के लिए कुछ स्टेप्स अनाउंस होंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हैंगसेंग की पिटाई हुई थी, तो उनका अपना इशू है। उम्मीदें जागी थी, उम्मीदें फुस हो गई। वो काफी लोगों ने एक्चुअली, मैं जब नरेंद्र से बात की थी तो नरेंद्र ने भी ये बोला था कि एक चाइना में रैली बाकी है, और खासतौर से मेटल्स में एक रैली बाकी है। जब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगी, जब वो जीरो कोविड से जो जूझ रहे थे कि वो जीरो कोविड पॉलिसी शायद खत्म होगी, तो उसकी वजह से एक शायद रीज़न हो सकता है। लेकिन आशीष, मतलब चाइनीज़ मार्केट में तो क्या कोलैप्स है। और आज सुबह एक समीर अरोड़ा ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था कि ये इसे कहते हैं हैप्पी दिवाला। मतलब उनका ट्वीट था उन लोगों के लिए, कई फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने लगातार चाइना में इन्वेस्ट किया है इंडिया को प्रेफर करके, और वो कह रहे हैं कि अब चाइना ने इतना अंडर परफॉर्म किया इसलिए अब हम चाइना में और एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी इतना आउट परफॉर्म कर चुका है। तो पहले तो आपने आउट परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब आप उस मार्केट में एक जो मार्केट का एक बेसिक नियम है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप जो मार्केट इतना अंडर परफॉर्म कर रही है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो मार्केट आपको क्लियर परफॉर्मेंस दे रही है उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो वहाँ पे हो रही है। परफेक्ट, हैप्पी दिवाला भाई आप लोगों को। लेकिन पार्थिव, दो चीजें, एक तो क्विकली आज के मुहूर्त में आप ट्रेकॉम में एक शेयर जो खरीदवा रहे हो अपने क्लाइंट्स को, दूसरा एचयूएल को जरा स्टॉक स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। कमजोर होगा आई एम श्योर, क्योंकि जो नंबर्स आए पार्थिव फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद, थके हैं। 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, 4% लोअर एंड की एक्सपेक्टेशंस पे आती हुई, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। हर पैमाने पे जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस, क्या व्यू बन रहा है उस पर? आप सब लोगों को शुभ दीपावली और नए साल की भी शुभकामनाएं। देखिए, एचयूएल की बात करें तो इट इज अ स्टॉक व्हिच वाज प्राइस्ड टू परफेक्शन। मुझे याद है कि कोविड की वजह से काफी दिक्कतें हुई थी, चैनल इन्वेंट्रीज भी बढ़ गई थी, और उसके बाद हमने देखा था कि बहुत हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये कंपनी ने फेस किया था। नो डाउट काफी कैटेगरीज में मार्केट लीडर है, लेकिन डिस्पाइट दैट मैनेजमेंट सतत हर एक क्वार्टर में बता रहा था कि इतना कॉस्ट प्रेशर और चैलेंज हमने नहीं देखा, वेदर इट इज पैकेजिंग कॉस्ट, वेदर इट इज रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट। और ये स्टॉक 2500 के लेवल से करेक्ट होकर मुझे याद है करीबन 1900 के आसपास आ गया था। दैट वाज अ मैसिव करेक्शन, इतना बड़ा करेक्शन एचयूएल में हमने रेयरली देखा है। उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन की जो कमेंट्री है वो थोड़ी टेपिड हो रही है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ वाज इमर्जिंग। रूरल में से भी अच्छे ग्रोथ की संकेत आ रहे थे, और एफएमसीजी कंपनीज ने जो ग्रामेजेस और पैकेजेस साइज जो टिंकर किए थे, प्राइसिंग टिंकर किए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था वॉल्यूम ग्रोथ शूट अप होगा। लेकिन आई थिंक दिस इज डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज एचयूएल इज अ स्टॉक प्राइस टू परफेक्शन 65 टाइम्स
फॉरवर्ड पे कोट हो रहा है, और अगर वॉल्यूम ग्रोथ में दिक्कत आती है अलॉन्ग विद द फैक्ट कि मार्जिन्स जो पहले के लेवल्स के थे वो नहीं आते, तो यहाँ पे आई थिंक करेक्शन बनना जायज है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर 10% भी करेक्शन होता है HUL जैसे स्टॉक में, स्टिल द स्टॉक विल बी प्राइसी, और तो FMCG में आई थिंक दूसरी जगह पे पॉकेट आई थिंक शॉपिंग करनी चाहिए। और दिवाली के दिन पे आई थिंक हम लोग आज मुहूर्त में लिंडे इंडिया रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट को। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा मूवमेंट है, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंपनीज लाइक लिंडे, जो एयर सेपरेटर यूनिट्स बनाते हैं और इंडस्ट्रियल गैसेस सप्लाई करते हैं, वेदर इट इज ऑक्सीजन फॉर द स्टील कंपनीज, आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन। वेदांता इतने बड़े चिप की बात कर रहा है, चिप फैब्रिकेशन प्लांट की बात कर रहा है, तो वहां पे भी लिंडे जैसी कंपनी का ही गैस लगेगा। तो इट्स अ वेरी हाई रोसी बिजनेस, हाई ROE बिजनेस है। 1000 करोड़ कैश पड़े बैंक में कोई, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म बहुत बुलिश है और क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। ठीक है, प्री ओपन देखिए सेटल हो गया है अब, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है प्री ओपन में। निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर है, 270 पॉइंट SGX निफ्टी की ओपनिंग सजेस्ट हो रही थी, उस पर बात करेंगे हम। बैंक निफ्टी देखिए 565 पॉइंट ऊपर है, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि कोटक एक्चुअली रेड में स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा फ्लैट स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत मतलब काफ़ी इंटरेस्ट। ICICI बैंक 2% ऊपर, एक्सेस जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली दिखा चुका था फ्राइडे को, वो एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर स्टार्ट होने की तैयारी कर रहा है 2% ऊपर। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो नज़र में रहने वाले। चलिए, वो BSE के विजुअल्स आ रहे थे और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अजय देवगन जी भी थे वहाँ पर, जो जिनको कहते हैं सिंघम, वो वहाँ पर मौजूद थे, और हमारे यहाँ से हमारे सिंघम भी वहाँ पर हैं, यतिन मोता, उनके पास चलते हैं। यतिन, गुड इवनिंग। काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन है BSE में, और पूजा पीछे काफ़ी, और काफ़ी आज तो अजय देवगन भी है, तो काफ़ी मेरे को लग रहा है शोर शराबा होगा वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत शोर शराबा है अनुज, और थोड़े ही समय में मुझे लगता है अजय देवगन यहाँ आएंगे, वो गोंग बजाएंगे 6:15 बजे। ऑब्वियसली उनकी अगली 2 फिल्में लाइंड अप हैं, तो ये जो BSE का प्लेटफॉर्म है इन्होंने यूज़ किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सके। लेकिन वो अपनी जगह है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल है, जहाँ रिंग ट्रेडिंग होती थी, काफ़ी आइकॉनिक हॉल है ये, और यहाँ लक्ष्मी पूजन जो है वो ब्रोकर मेंबर्स करते हैं। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से काफ़ी यहाँ आपको अटेंडेंस कम दिख रही थी, लेकिन जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगभग 300 से 400 BSE के ब्रोकर मेंबर्स और उनके सब ब्रोकर्स यहाँ अपनी फैमिली के साथ चौपड़ा पूजन और लक्ष्मी पूजन करने आए हैं। तो बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है BSE का ये कन्वेंशन हॉल, जहाँ बहुत धूमधाम से यहाँ दिवाली की सेलिब्रेशन होती है। ब्रोकर मेंबर्स एक दूसरे से जो है मुहूर्त पिक्स वगैरह डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट है, काफ़ी एनर्जी है, और बहुत सालों के बाद यहाँ हमको ये टाइप का नज़ारा देखने मिल रहा है, क्योंकि 2-3 साल से यहाँ कोविड की वजह से सेलिब्रेशन की जो इंटेंसिटी थी कम थी, लेकिन इस साल आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। और जैसे कि आप बता रहे थे, बैंकिंग में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, तो यहाँ भी यही डिस्कशन हो रहा था कि बैंकिंग के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, तो यहाँ इनका फोकस रहेगा। और काफ़ी सारे लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में भी यहाँ जो है ब्रोकर मेंबर्स अपने क्लाइंट्स को फोकस करवा रहे हैं, तो बाजार तेज़ी का है। और जैसे कि आप फिल्म के एक डायलॉग में सुन सकते हैं कि मुहूर्त के दिन लोग आपसे टिप मांगते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप पूछिए टिप के बारे में तो लोग कहते हैं इंडिया पे दाव लगाइए, और इंडिया ही सबसे बड़ी टिप है, तो यहाँ निवेश करिए। यतिन ने स्मार्टली स्कर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन में तैयारी कर रहा था, जब ब्रोकर मेंबर आपस में स्टॉक टिप डिस्कस करते हैं तो आपने कान क्यों नहीं लगाया था, तो यतिन ने धीरे से बोल दिया इंडिया पे ही दाव लगाना है भाई, तो अपना स्टॉक चुन लीजिए आप। बढ़िया। यतिन से जुड़ते रहेंगे अगर कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आते हैं। और डायरेक्टर साहब, जब वो ओपनिंग हो रही हो, गोंग बज रहा हो, तो दिखाइएगा अजय देवगन साहब के साथ वो विजुअल्स। लेकिन ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ हम लोग आज के मुहूर्त सेशन की शुरुआत करेंगे। 160 अंक मजबूत 17,736 के लेवल्स पर प्री ओपन सेटल होता हुआ। आज स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से डिस्कस करने का दिन है नहीं। हाँ, आज तो इस शगुन का कुछ लेने का, शगुन का लेने का होता है। देखिए आशीष, हमारा 17,800 का एक निफ्टी का एक लॉजिकल टारगेट था जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि 17,500 के ऊपर 17,800 तक आपको कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं, और 17,800 के ऊपर अगर आप बंद हुए आज, तो मुझे लग रहा है कि फिर
ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी जो 18,600 की है वो ओपन हो जाएगी। और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में आप इसी महीने ऑल टाइम हाई देख लेंगे आशीष। देखिए मतलब बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा दूर रहा नहीं है 52 वीक हाई से अपने। उसका जो 52 वीक हाई है वो करीब करीब बस 41,840 और हम शुरू कर रहे हैं 41,350 पर। तो मतलब हो सकता है आज ही लगा दे अगर थोड़ा मार्केट का अच्छा मूड हो तो। वैसे मुहूर्त ट्रेडिंग में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि स्टार्ट अच्छी होती है लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाता है उसमें। तो लेकिन SGX निफ्टी का जो रेट दिखा रहा है और यहाँ पे जो हम सेटल हुए हैं इसका एक ही फंडामेंटल डिफरेंस है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इस मुहूर्त वाले ट्रेडिंग में इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कल ही पार्टिसिपेट करेंगे सुबह। तो ये आपके लिए एक आर्बिट्राज मिल सकता है आज अच्छा खासा। अगर आज आपको ये जो एक्चुअल ओपनिंग है 17,700 दिखा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आशीष, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग अगर आपको स्ट्रेटेजाइज करना है तो देखिए कल हम ट्रेड कर रहे हैं, कल फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो एक तरीका ये है कि आप आज जाते जाते फाइनेंशियल निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लेकर जाएं कल के लिए, और उसके बाद वेडनेसडे को छुट्टी है, उसके बाद थर्सडे को एक्सपायरी हो रही है। तो इसके लिए इस वाला जो मंथली ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा मतलब अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तभी ट्रेड करें, क्योंकि अगर हल्का सा भी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो वो ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरेंगे। तो अगर आपका मूव बेट ये है कि आप मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तब अलग बात है, वरना मेरे ख्याल से आज को अगर आपको कोई BTS ट्रेड लेना है तो शायद कल की फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करें, या फिर अगले हफ्ते की निफ्टी या बैंक निफ्टी की कोई कॉल पकड़ लें, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा मार्केट के ऊपर इतना कुछ आपने थ्रो किया है और मार्केट नहीं गिरा। अच्छा एक और चीज़ हुई थी वो हम एक्चुअली बात करेंगे, US में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी कूल ऑफ हुई हैं कल जो एक बहुत बड़ी मतलब फ्राइडे को राधा कह लीजिए, ये जो पूरी की पूरी रैली हुई थी US मार्केट में उसका एक बहुत बड़ा कारण SGX निफ्टी में उसका बहुत बड़ा कारण था कि जो बॉन्ड यील्ड 4.5% से ऊपर जाने का जो रिस्क दिखा रही थी वो थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं, उससे एक बहुत बड़ा आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कूल ऑफ हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये एक फैक्टर्स रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, जैसा आज आपने कहा, आज तो टोकन ट्रेड लीजिए और उसके बाद इंजॉय करिए और कमाने के लिए पूरा का पूरा संपद बाकी है आपके लिए। बढ़िया है। और फ्राइडे की रैली के पीछे कुछ अच्छे रिजल्ट्स थे यूएस में बैंक्स मेजर के, और कुछ अटकलें कि कुछ फेड ऑफिशियल्स कंसर्न्ड हैं बहुत एग्रेसिव टाइटनिंग ना हो जाए जो साइकिल में हम चले गए, उससे ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए। खैर ये भी था कि बॉन्ड डील थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई नजर आई, लेकिन भाई हम महज 1 मिनट दूर हैं उस कंटिन्यूस सेशन से, उस मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन से। चंद्रमोहता साहब थोड़ा सा कल फिर लौटेंगे काम पे, परसों छुट्टी, नरसों जब लौट के आएंगे तो मंथली एक्सपायरी की तैयारी हो रही होगी। क्विकली बेट क्या है मंथली एक्सपायरी निफ्टी के किन लेवल्स पर? बिल्कुल आशीष जी, मेरा तो मानना है कि निफ्टी 17,850 17,900 की ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाने का पूरा दमखम रखती है। तो 17,800 17,900 के बीच मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी होगी। बट जो इंपॉर्टेंट हुई है वो अनुज ने बात की कि निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से पूरा शो स्टॉपर रहेगा, जहां पर पे आप देखेंगे कि नए ऑल टाइम हाई बनने की पूरी संभावना, और मेरा मानना है 42,000 तक के लक्ष्य भी बैंक निफ्टी में आने वाले एक्सपायरी। ओके आशीष जी, आते हैं आपके पास वापस, जरा एक बार मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 166 पॉइंट ऊपर, 170 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और बैंक निफ्टी इस समय स्टार्ट हो रहा है 600 पॉइंट ऊपर। तो ये जबरदस्त तेजी इस समय बैंक निफ्टी में अपने ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ रह गया है 440 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी करीब करीब अब 200 पॉइंट ऊपर जाता हुआ। देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ी है ICICI बैंक में, जो कि एक्सपेक्टेशन भी थी। 52 वीक हाई के एकदम करीब ये शेयर अब 2% ऊपर। उसके अलावा HDFC ट्विंस में अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं आप, खासतौर से HDFC में। HDFC करीब करीब 2% ऊपर है। HDFC बैंक में तेज़ी है। एक्सिस बैंक इस समय तेज़ी के साथ शुरुआत कर रहा है। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें इस समय आप तेज़ी देख रहे हैं। और देखिए वो BSE पे वो गोंग भी बजता हुआ, ज़बरदस्त तेज़ी 200 पॉइंट की। बैंक निफ्टी अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, उसका कारण है जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें इतनी तेज़ी नहीं है जितनी की एक्सपेक्टेशन थी। लीवर 2% नीचे खुल रहा है, आशीष ने बात की थी लीवर के नंबर्स को लेकर, तो वहाँ पर हल्की सी निराशा है, और लीवर ने ब्रिटानिया को भी अपने साथ थोड़ा सा पुल डाउन कर लिया है। रिलायंस 1% ऊपर खुला है, तो रिलायंस का सपोर्ट है इस समय निफ्टी को। लार्सन एंड ट्यूब्रो काफ़ी अच्छा इस समय मजबूती दिखा रहा है। HDFC, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अच्छी खासी तेजी आप देख रहे हैं आशीष।
बढ़िया, तो बढ़िया शुरुआत हुई। 1% से ज्यादा का उछाल, 190 अंकों की मजबूती, 17,765 के आसपास के लेवल्स पर कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी एक शेड बेहतर है, ऑलमोस्ट 1.25%, क्योंकि अच्छे नतीजों का रिएक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे अनुज ने मेंशन करा, थोड़ा कूल ऑफ हो रहे हैं। ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव है। टोकन सेशन है 10 for 1 का एडवांसेस के फेवर में। सिर्फ एफएमसीजी एक पॉकेट जो लाल में है, अदरवाइज सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन कामकाज करती हुई। अब कुछ रिजल्ट रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे एक एक करके। शार्प रिएक्शंस हैं। पहले तो हेवीवेट्स दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, जैसा मेंशन हुआ था। 1% का उछाल, शुरुआती डिप्स नजर आ रहे थे प्री ओपन सेटल होने के बाद। आईसीआईसीआई, कोटक रख दीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाई डॉक्टर साहब क्विकली। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक। आईसीआईसीआई इस समय, अब ये फ्राइडे को 3% एक्सिस के साथ उछाल एंजॉय कर चुका है, उसके ऊपर आईसीआईसीआई मजबूत। कोटक फ्लैटिश इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एचयूएल अनुज ने मेंशन करा, उस पर वापस नहीं जाऊंगा। एक बार एक्सिस दिखाइएगा, फ्राइडे का हीरो था, 9% का उछाल था, और आज भी एक्सेस आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। डायरेक्टर साहब क्विकली जरा स्क्रीन को मूव करते चलिए। उसमें ये देखिए फ्राइडे के उछाल के बाद ये अब है आईसीआईसीआई बैंक का इम्पैक्ट, सबके आसपास का उछाल। डीएलएफ और यूएसएल दिखाइएगा, दोनों के रिजल्ट्स आए थे, दोनों के नंबर्स ठीक ठाक हैं। एक्सपेक्टेड जैसा था वैसे ही परफॉर्मेंस है। फ्लैट डीएलएफ खुलता हुआ, यूएसएल आपकी स्क्रीन पर आएगा। उसके नंबर्स में मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, पर जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे कम कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ। अब यार चंदन से ये तो पूछ नहीं सकता कुछ स्पॉट किया है नहीं किया है, पर चंदन ये मैं एचयूएल पे आऊंगा क्योंकि मैंने फंडामेंटल व्यू लिया था। अब शार्प है, 3% के आसपास एचयूएल अब कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। क्या करना है चंदन? जी आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो आज मुहूर्त ट्रेडिंग है और हमारा एक टारगेट था 17,777, और एग्जैक्टली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निफ्टी ने वो लेवल हिट किया है। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि 18,000 और 18,200 आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जहां तक एचयूएल की बात कर रहे हैं, तो एचयूएल ने पिछले 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम देखा था, बट आज यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि कंजम्पशन थीम चलेगी, उसमें दूसरे सेक्टर अच्छे चलेंगे, बट यस फिर भी आप एचयूएल की बात करें तो मेरे हिसाब से आज का डिक्लाइन आता है तो उसको खरीदारी में तब्दील करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 2560, 2570 एक मेजर सपोर्ट के काम करेंगे, तो उन सपोर्ट के आसपास इस काउंटर को लेना चाहिए। चलिए एक दो स्टॉक बात कर लेते हैं। एक तो एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट लेकर आई है स्क्रीन पर। ये 2-3 बार इसने रिजल्ट के बाद इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 6450 के आसपास के करीब इसका मेरे ख्याल से 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ये। सीमेंट में अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं आप, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी जो है उसको लेकर, तो वहाँ एक अच्छा खासा मूव बन रहा है। रैमको सीमेंट, ये 1-2 और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा खासा मूव आ रहा है। एक एमसीएक्स का शेयर इस समय आशीष करीब 3% ऊपर है, और एक लॉरस लैब्स काफ़ी गिरा था फ्राइडे को, और वो जो उन्होंने गाइडेंस कट की थी उसके बाद आज फिर 2% नीचे खुल रहा है, वो 2% नीचे इस समय खुल रहा है। प्रकाश गाबा जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, कोई स्टॉक नज़र आया आपको जो आपकी पिक तो खैर आप दे ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा इस देखते हुए, ओपनिंग को देखते हुए कुछ नज़र आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अनुज, मुझे पसंद आ रहा है वो है LNT। बार बना हुआ है अच्छा, आज का लो स्टॉप होना चाहिए 1900। मुझे लगता है ना 1950, 1960 कल तक देख पाएंगे। मुझे LNT पर ध्यान लगता है इस पर आज। ये सुनील सर, अच्छा अभी अपडेट ताजा ये आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ टोरीज यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी वाले 180 एमपीज अब ऋषि सुनाक साहब के को बैक करते हुए, 100 से ज्यादा एमपीज बैक करते हैं तो वो पीएम बनने की तैयारी कर लेते हैं, वो टोरी के लीडर बन जाते हैं। और अगर कोई और कंटेंडर ना हो, अब 180 एमपीज मेरे ख्याल से रास्ता एकदम साफ होता हुआ। 150 बचे ना शायद। अब हाँ, अब वो एक ही कंटेंडर थी वो मैडम, अब वो कह रहे हैं लोग उतना उनको बैक नहीं कर रहे, 100 एमपीज तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ नहीं, वो लेकिन एक और बात हो रही है कि शायद एन मोमेंट पे, देखिए एक पिछली बार भी सबसे ज्यादा वोट ऋषि सुनाक को मिले थे एमपीज के वोट सबसे ज्यादा सिर्फ एमपीज का ही रहेगा। हाँ। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद अगर कोई और कैंडिडेट हो और उसमें 2 जो टॉप कैंडिडेट है उसके बाद वो फिर बाकी पार्टी मेंबर्स के बाद। हाँ, तो उसमें पिछली बार क्या हुआ था, मतलब मेंबर्स में सबसे ज्यादा लोगों ने ऋषि सुनाक को ही चुना था, लेकिन उसके बाद जो एमपीज ने, तो लेकिन उसके बाद जो एक टोरी के मेंबर्स होते हैं उसके बाद वो वोट करते हैं, उसमें वो पिछड़ गए थे। अगर उनके पास चला जाता मामला, क्यों, देखिए अगर बोरिस जॉनसन बोल देते ना कि मैं लड़ रहा हूँ,
और अगर उनको 100 भी मिल जाते तो बोरिस जॉनसन वापस पीएम बन जाते। अब यहाँ पे मामला सारा ये है कि ऋषि सुनाक के सामने कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई नहीं आ रहा तब तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। कोई भी किसी को भी अगर मान लो एंड मोमेंट पे 100 वोट से ज़्यादा मिल गए तो फिर वही स्टोरी रिपीट हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे कहते हैं कि एक थोड़ा सा वेट करते हैं ना कि मतलब मैनी ईयर स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, वो वाली बात है। तो इसके लिए वंस बिटन ट्वाइस शाय, इसके लिए मेरे ख्याल से ऋषि जी भी इस समय थोड़ा सोच रहे होंगे एक बार हो जाने देते हैं, उसके बाद ही शायद सेलिब्रेट करेंगे। यूएसएल रिजल्ट पे चल रहा है कि एफटीए पे चल रहा है? सुनील सर, ऋषि जी आएंगे तो कोई अच्छा होगा क्या हमारे देश के? एफटीए जल्दी हो जाएगा साइन क्या? हाँ बिल्कुल, बिकॉज जो यूएस यूके इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है वो जरूर वो करेंगे, और इंडिया से गठबंधन उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज इंडियन लेबर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज यहाँ पे वहाँ पे ब्रिटेन को बहुत जरूरी है। और इसलिए ये जो उनको जो इंडिया का समझ होगा, नेचुरली वो दामाद है इंडिया का, नरेंद्र मोदी साहब का, और जो अंडरस्टैंडिंग होगा इंडिया का रिलेशनशिप का, उसका फायदा यूके में उठाना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रेक्सिट के कारण उनको लो कॉस्ट लेबर का जो एडवांटेज मिल रहा था वो चला गया। अब इंडिया ऐसी देश है जहाँ पे लो कॉस्ट लेबर का तो भरपूर हमारे पास भंडार है, तो हमारे साथ कुछ एफटीए एग्रीमेंट साइन कर दिया तो समझिए कि ब्रिटेन के लिए कॉस्ट सेविंग बहुत होगी और इंडिया के लिए भी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकता है, जो जरूर मेरे ख्याल में सुनक जी के मन में जरूर टॉप प्रायोरिटी में होगा, और उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएंगे। 180 वोट तो आपने कह दिया, तो उम्मीद फिंगर्स क्रॉस रखते हैं। जरा लेकर आइए स्टॉक, 2-3 स्टॉक, एसबीआई का इंट्राडे चार्ट, उसके बाद कोटक का इंट्राडे चार्ट। ये 2-3 स्टॉक हैं जो अब वापस बैंक निफ्टी को हल्का सा सपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, ओके लाइए भाई, एसबीआई आ गया। एसबीआई तो कंसेंसस कॉल था हमारे दो एक्सपर्ट्स का, चंदन का भी, चतुर्मोता साहब का भी, और कोटक वो कुछ पोजीशंस अनवाइंड हुई होंगी, अब मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। चतुर्मोता साहब, क्विकली कोटक महिंद्रा बैंक। बिल्कुल, तो आशीष देखिए, बैंकिंग की पूरी रैली का बेनिफिट सभी को मिलना है। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों से कर रहा है, वहां मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कैचअप रैली आते हुए देखने को नजर आएगी। 2000 तक की अपसाइड मुझे लगता है ये स्टॉक दिखाएगा, बट ये कहना कि कोटक महिंद्रा बैंक एसबीआई को या एक्सिस को या आईसीआईसीआई को आउट परफॉर्म करेगा, उस पे मेरा थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है एक इन लाइन विद बैंक निफ्टी चल सकता है। आउट परफॉर्मेंस के टर्म्स पे मुझे लगता है शायद कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी एक दबाव की स्थिति में रहेगा, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में 2000 रुपए की अपसाइड जरूर से इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। दीवान साहब, बैंक्स की चर्चा हुई, कोई कह रहा था जिसके मीम बनाओ वो चलने लगता है। आईटीसी के मीम बने, आईटीसी फटने लगा फाइनली। कोहली के मीम बने तो विराट कोहली ने छक्के मारने शुरू कर दिए। तो कह रहे थे एचडीएफसी बैंक के मीम बना लो, स्टॉक चलने लगेगा। कब चलेगा सर? देखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बीच जो डेवलपमेंट हो रहा है, इतना बड़ा डेवलपमेंट आसानी से, जिसको कहते हैं ना व्हेन जायंट्स कम टुगेदर, तो वो थोड़ी तो मतलब धरती हिलेगी। तो वो वैसे ही हो रहा है कि ये जो फाइनली जिस टाइप का शेप लेगा, और इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है आशीष। ये जब तक आपको एचडीएफसी लिमिटेड बैंक के जो मर्जर के बाद के शेयर्स मिलेंगे, तब तक मेरे हिसाब से मई जून अगले साल का हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो अप्रूवल्स आने शुरू हो गए हैं, वो एक आपको माइलस्टोन सारे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो समय से अगर हुआ तो ये आपको मई जून में फाइनली विलय होने के बाद वाले शेयर मिलेंगे। तब तक ये अनसर्टेनिटी की वजह से हमेशा ये अटकलें लगती रहेंगी कि जो फाइनली रेशो आता है वो किसके फेवर में आता है, कौन से बिजनेसेस में ओवरलैप होगा, किस में कोलैप्स होगा स्ट्रक्चर, होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर। तो ये सब अटकलें लगती रहती है। बट मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो विलय जो प्रपोज वो है मर्जर, इसके बाद जो ये एंटिटी बनेगी, उसको आप कहीं भी कोई भी एंगल से नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और जो उसमें पैसा आएगा वो बहुत ही उम्दा तरीके से उसका जो वैल्यूएशन जो है, उसका रंग रूप आपको दिखता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। सो आज अगर लेना हो तो एचडीएफसी लिमिटेड ले, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा अपसाइड ज्यादा मिल सकता है गणित के हिसाब से, जो मर्जर का गणित है उसके हिसाब से। बट आई थिंक इसका नंबर भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। इसके मीम बनाए ना बनाए, बट इसका नंबर डेफिनेटली आएगा, जरूर आएगा। है तो एचडीएफसी लिमिटेड आज 2% गेनर
निफ्टी का टॉप गेनर है, पर ये ठीक है, मर्जर हो जाएगा तो इवन आउट हो जाएगा, तब शायद हालात सुधरेंगे। पर इस बीच परफॉर्मेंस तो पिछड़ रही है आईसीआईसीआई बैंक के सामने इसकी। पिछड़ रही है, लेकिन पता है आशीष, कई बार क्या होता है, और देखिए पिछले 6 महीने में 2-3 बार मैंने भी विराट कोहली को लेकर थोड़ा सा अनचैरिटेबल बातें बोली ट्विटर पर। तो कई बार हो जाता है, कई बार क्योंकि इतना लंबे समय का जब अंडर परफॉर्मेंस होता है तो जो आपका सबसे स्ट्रांग और सबसे स्टॉन्च सपोर्टर होता है वो भी कई बार आपके अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन जो कल कोहली ने प्रूव किया है ना, जैसे कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, ऐसे बोल रहे मीम इज टेम्पररी लेकिन आउट परफॉर्मेंस इज परमानेंट। तो HDFC एक्चुअली, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप पिछले 25 साल का एक इंडियन मार्केट का एक वो उठा लेंगे बही खाता, तो HDFC इंडिया का बेस्ट स्टॉक रहा है अमंग लार्ज कैप्स। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, वैसे तो खैर PI इंडस्ट्रीज रहा है, लेकिन अगर बड़े स्टॉक्स की बात कीजिए तो इसने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो एक मतलब ठीक है, ब्लू चिप है, एक 4-5 साल के कंसोलिडेशन से जा रहा है, लेकिन ये HDFC बैंक का जो विलय हो रहा है ना आशीष, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि ये जो साइज़ है इसका, ये साइज़ में बहुत बड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा HDFC बैंक। और वहाँ पर उसके बाद इस साइज़ पर क्या ये इसी तरीके का आउट परफॉर्मेंस दिखा पाएगा नंबर्स को लेकर, वो एक इशू होगा। लेकिन लोगों को उम्मीद तो है कि ये जैसे कहते हैं ना, 3 साल से जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, शायद अब इसके साइंस हैं अंडर परफॉर्मेंस एंड होने के। और बहुत लोग चाहते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस, हम भी चाहते हैं कि देखिए कि एक जो इंडियन मार्केट के एक हो रहे हैं, एक डॉयंस रहे हैं ये स्टॉक्स, ये आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करें, तो शायद ये संबत इनका हो। रहेगा फिंगर्स क्रॉस्ड। इस समय तो अच्छे मूव्स दिखाता हुआ क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे और मुहूर्त सेशन की बातचीत कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। संवत 2079 की शानदार शुरुआत इस समय हो चुकी है। निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 485 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेज़ी, 5:1 एडवांस डिक्लाइन। HDFC इस समय लीड कर रहा है मार्केट की तेज़ी को। ICICI बैंक ने फ्रेश 52 वीक हाई बनाया है, उसके बाद हल्का सा फिसला है वो। कोटक महिंद्रा बैंक एक्चुअली अच्छा खुलने के बाद रेड में आ गया है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में हल्का सा डिक्लाइन है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय फोकस में। रिलायंस भी हल्की सी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट देखें तो वहाँ पर 2-3 स्टॉक्स चल रहे हैं। MCX में एक अच्छा खासा मूव है, JSW स्टील में मूव है, लेकिन डाउन साइड में RBL बैंक का एक्चुअली लेकर आई है। RBL बैंक के भी नंबर्स आए थे, करीब 3.5-4% इस समय RBL बैंक का शेयर नीचे ट्रेड करता हुआ। DLF भी नीचे है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा एक डिक्लाइन देख रहे हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। पार्थिव, एक बार जरा RBL बैंक पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि एक इस साल इसमें काफ़ी एक बड़ा डिक्लाइन आया था और ऑलमोस्ट लोगों ने बोल दिया था कि ये तो नेक्स्ट येस बैंक बन चुका है ऑलमोस्ट। जो स्टॉक प्राइस का मूव देखकर एटलीस्ट डबल डिजिट में भी आ गया था। वहाँ से इसने थोड़ा सा एक मूव दिखाया है अपसाइड में। नई मैनेजमेंट के अंडर थोड़ा सा एक शायद स्टेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन रिस्क तो खैर यहाँ पर काफ़ी हाई है। अगर कोई हाई रिस्क टेकर है तो उसको देखना चाहिए ये स्टॉक, या इससे दूर रहें? नहीं, अनुज, डेफिनेटली दूर रहना चाहिए। मैं एक लॉजिकल रीजनिंग बताता हूँ। आपको याद होगा अराउंड 515 पे बहुत नामचीन लोगों ने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए थे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से, और काफी कैपिटल भी ये बैंक ने जुटाया था। उस टाइम पे मैनेजमेंट की यही कमेंट्री थी कि अगले 3 साल के लिए जिस पैमाने पे हम ग्रो कर रहे हैं, हमें नए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या हुआ, क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ गए। क्यों? बहुत सारे स्लिपेजेस आ गए, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स आ गए जो NPA हो गए। और जो भी मैनेजमेंट बोल रहे थे कि ऐसा कि 2 क्वार्टर में अभी हमारे NPAs नहीं बढ़ेंगे, थर्ड क्वार्टर क्या देखते हैं कि वो कमेंट्री मैच नहीं होती, मार्केट गेट्स डिसअपॉइंटेड, इंस्टीट्यूट्स आर डंपिंग। मेरे काफी फंड मैनेजर से भी बात होती, यही बता रहे थे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल था, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, फी बेस्ड इनकम का बिजनेस है, हाई रिस्क लोन्स भी करते हैं, लेकिन पहले अंडरराइटिंग बहुत स्ट्रांग थी, अभी बहुत बिगड़ गई है, तो दे डोंट लाइक दिस स्टोरी। और यही हाल हमने देखा था कि IDFC फर्स्ट बैंक का हुआ था, लेकिन वहां पे एक चीज डिफरेंट है, मैक्सिमम 3 बड़े अकाउंट थे जो NPA हुए थे, और उसके बाद मैनेजमेंट हैज स्टेबल्ड द शिप। तो अगर मेरे को हाई रिस्क हाई रिटर्न ही करना है, तो इट इज एनी डे बेटर टू गो विद से समथिंग लाइक अ फेडरल बैंक और एन IDFC बैंक, बिकॉज ये जो सेकंड टियर के प्राइवेट सेक्टर बैंक से, मुझे लग रहा है यहाँ पे अल्फा जनरेशन बड़ी बैंक से ज्यादा होने वाली। चलिए,
इस नोट पर आज के सेशन में जुड़ने के लिए गाबा सर और चतुर्मोता साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो दो राजेश जुड़ते हुए नजर आएंगे, राजेश सतपुते और राजेश पालविया साहब, उनसे करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजबूती इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ 165 अंक मजबूत, 17,740 के आसपास के लेवल्स। ये वैसे टिपिकल मुहूर्त सेशन है। हमने बहुत अच्छे गैप के साथ शुरुआत करी, थोड़े से गेन्स गिव अप करता हुआ बाजार। निफ्टी बैंक के मोमेंटम इंटैक्ट नजर आएगा, 1.25% उछाल, 500 पॉइंट प्लस मजबूती के साथ 41,300 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। और हमारे साथ 2000 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। बन गए क्या? पेनी मॉर्डॉन्ट ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया है और उन्होंने बोला है कि अब वो चाहती हैं कि ऋषि सुनाक सबको यूनाइट करें और साथ में काम करें। देयर इज़ मच वर्क टू बी डन, ये वो बोल रहे हैं। देखिए अभी वो ऑफिशियल नहीं हुआ है तो उसको अभी नहीं चलाते हैं कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, वो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन अब जो कल बोरिस जॉनसन ने विड्रॉ कर लिया है और अब पेनी मॉर्डॉन्ट ने विड्रॉ किया है, तो ये जो है इसके लिए एक तरीके से अब आप मान सकते हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो ओके, ये एक एक्चुअली जो बीबीसी ने अनाउंस कर दिया है कि ऋषि सुनाक जो है वो अगले प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के। बीबीसी ने एक बीबीसी के एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जेम्स कुक कि ऋषि सुनाक विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर स्कॉटलैंड। एडिटर हैं बीबीसी न्यूज़ के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ऋषि सुनाक टू बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो बधाई हो एक भारतीय मूल के एक देश जिन्होंने हमको एक कॉलोनी बनाया था और हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। आज हाँ ठीक है, वो ब्रिटिश हैं, लेकिन ये बात मान के चलिए वो ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन में ही पैदा हुए, वो ब्रिटेन में ही पढ़े हैं, ब्रिटिश हैं वो, और वो लेकिन एक इंडियन ओरिजिन के हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक, इंडियन ओरिजिन के एमपी ऋषि सुनाक, जो कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, यानी कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि लिज ट्रस से हार गए थे जब पीएम की रेस थी लास्ट वाली, और अब यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे। ये वो थे जो ब्रेक्जिट के लिए सबसे ज्यादा वाउच कर रहे थे। लीव ईयू कैंपेन को लीड करा था इन्हीं ऋषि सुनाक ने, और काफी लंबे अरसे सब मानते थे टॉप पोस्ट के सबसे प्रबल कैंडिडेट यही हैं। इवेंचुअली अब इनके हाथों में है ब्रिटेन की डूबती इकोनॉमी को संभालना। 42 साल के हैं, 42 ईयर्स, और मुझसे कुछ महीने छोटे हैं। तो देखिए एक चीज़ है, लेकिन वहाँ मतलब इन देशों में, यूरोप में, फिनलैंड की भी जो प्राइम मिनिस्टर है काफ़ी यंग हैं, ये भी 42 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो एक नई पीढ़ी को बागडोर संभालने की बात हो रही है और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। देखिए ये एक बार जरा देखते हैं इसको मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। एक बार जरा मतलब यूके की मार्केट देख लेते हैं वो, और मेरे ख्याल से यूके में काफ़ी बड़ा इसको लेकर एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, वो प्ले आउट होता है कि नहीं होता ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इस समय मैसिव अनाउंसमेंट आती हुई कि, और इसको बीबीसी ने मान लिया है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनाक का। यूरोप के मार्केट्स क्या, डैक्स और कैक्स तो 2% ऊपर है, फुट्सी 0.5% की उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये यूरोप के मार्केट्स के रिएक्शन आते हुए, लेकिन स्क्रीन्स पे आपको राजेश सतपुते, राजेश पालविया और साथ साथ मयूरेश जोशी नजर आएंगे। आप सबको नए संवत की ढेरों शुभकामनाएं, शुभ दीपावली। भाई पहले तो आज के सेशन में आप लोगों ने कहाँ हाथ आजमाया, एक शगुन वाला ट्रेड कौन सा लिया वही बता दो हम लोग को, तो हम थोड़ी तैयारी कर लें बचे हुए सेशन में कुछ अच्छा माल खरीदने की। मयूरेश क्या लिया? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी। अरे मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग, अरे आदत में आ गया अपन लोग के, आज अपन इवनिंग में है। लेकिन सब मॉर्निंग ही बोलते हैं, पहली बार कहते हैं जब मिलते हैं तो जब पर दिन रात होता है, अंधेरे में ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ ये होता है आफ्टरनून के बाद नहीं मिले पहली बार तो मॉर्निंग कह दिया जाता है ना मयूरेश? इवनिंग आशीष जी, पहले तो आई थिंक
आपको CNBC आवाज के सब दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे दिस ईयर बी फुल ऑफ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। जहां तक आई थिंक ट्रेडिंग का सवाल रहा है इन टर्म्स ऑफ अ मुहूर्त पिक, हमें लगता है आई थिंक जो कैपिटल गुड्स का विराट कोहली है, लार्सन एंड टुब्रो, आई थिंक उस पे हम दाव लगा रहे हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। एक, आई थिंक जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी आशीष जी, वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, एंड बिकॉज द मानसून्स आर ओवर, Q3 ऑनवर्ड्स जो नतीजे आएंगे बिकॉज ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर फ्लोज इनके हाथ अभी तक लगे हुए हैं, 3,70,000 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है, 42,000 करोड़ के पिछले तिमाही में ऑर्डर आए थे। दे आर एक्सपेक्टिंग साइजेबल ऑर्डर विंस टू कम थ्रू, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज द एनर्जी सेगमेंट, और ये तीनों सेगमेंट्स में गवर्नमेंट का जोरदार फोकस है। तो मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन्स में जो क्लॉबैक आएगा, जो इनिशियल मार्जिन्स में एक दबाव दिखा था इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के वजह से, बिकॉज दे आर कमोडिटी कंज्यूमर्स, Q3 ऑनवर्ड्स प्राइसेस इतने कम हो गए हैं इनपुट कॉस्ट के कि मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा और अर्निंग्स पे इम्पैक्ट काफी जोरदार आ सकता है। तो हमें लगता है जो नेट वर्किंग कैपिटल 21% पे वो अच्छी खासी रिड्यूस होगी, जो ROEs को सपोर्ट करेगी फ्रॉम 11.5 पिछले तिमाही में बैक टू नॉर्मलाइज्ड ROEs ऑफ 15-16% फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो हमें लगता है आई थिंक कैपिटल गुड्स के विराट कोहली पे बेट करना चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो 2100 का लक्ष्य है विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 1860। जो भारतीय ट्रेडर्स होते हैं ना आशीष, वो हर न्यूज़ में चाहते हैं कि कुछ ना कोई कुछ मिले। स्टॉक तो इन्फोसिस डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि मतलब क्योंकि इनकी जो वाइफ हैं वो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि इन्फोसिस, मतलब खैर अब तो उन्होंने अपना एक वो जो एक इंटरेस्ट था वो अब यूके में ही टैक्स पे कर रही हैं उसके। अब वो जो उनका एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट था इन्फोसिस में जो 0.33% के करीब जो था ऋषि सुनक की वाइफ का जो स्टेक था, उसको लेकर हल्की सी कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पर। लेकिन अब वो जो इनकम है उस पर पूरा का पूरा वो ब्रिटिश टैक्स ही देंगे। वो एक मेरे ख्याल से उनके एक अगेंस्ट गया था पिछली बार, वो अब इन्होंने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि इनके लिए तो ज़बरदस्त दिवाली रही है, और ये प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं वैसे, और मतलब काफ़ी पिछली दिवाली पर इन्होंने एज चांसलर पहली बार किसी यूके चांसलर ने दिवाली पर ऑफिस में दिया जलाया था। तो वो मतलब बहुत मतलब उसकी पिक्चर्स काफ़ी वायरल हुई थी उस समय। और जब इन्होंने अपने MP बनने की जब शपथ ली थी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। तो अब ये देखना होगा कि अब वो जो अपने रूट्स हैं उसी हिसाब से करेंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ लेंगे वो भी भगवत गीता पर रख के करेंगे। क्योंकि देखिए दिन तो बहुत ऑस्पिशियस है उनके लिए, दिवाली से ऑस्पिशियस दिन क्या हो सकता है। दिवाली वाले दिन आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना, कई बार एक हो सकता है कि ये जैसे लिस्ट ट्रस्ट के टाइम पे जब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था उनको, हो सकता है वो इसीलिए नहीं हुआ कि 1-2 महीने बाद उनको इस दिन पर प्राइम मिनिस्टर बनना था। लोडेड है काफ़ी इनके अगेंस्ट इस समय जो कंट्री है वो, और काफ़ी टफ होगा उनके लिए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं इनके पास, 1.5 साल के बाद वापस इलेक्शन होने हैं, तो उसमें इनको लीड करना है। ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ मयूरेश, लार्सन एंड टुब्रो चुना तो आपने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब यहाँ से पिकअप होगी। यहाँ से पिकअप मतलब 2024 की तैयारी हो रही होगी क्या? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप देखिए जो कैपिटल गुड्स एक जो सेक्टर है, आई थिंक उसकी जो स्पेंडिंग प्रीकर्सर होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे होता है। एंड बिफोर एवरी इलेक्शन आई थिंक वी मैप्ड दिस ओवर द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। हर एक इलेक्शन के पहले, यानी अगर आप 4 से 6 तिमाही पहले जाएंगे बिफोर द इलेक्शन डेट इज अनाउंस, जो कैपिटल गुड्स यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होती है, रूरल अर्बन हाउसिंग पे जो स्पेंडिंग होती है, वो जबरदस्त एक्सेलरेशन पकड़ती है। तो दिस टाइम इट विल नॉट बी एनी डिफरेंट। हमें लगता है इनफैक्ट एक्सेलरेटेड स्पेंडिंग और बढ़ेगी, और इसकी वजह से आई थिंक जो प्राइवेट केपेक्स है जो थोड़ा थमा हुआ है, दैट शुड कम बैक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स एज वेल। बीइंग अ बेहेमथ, मुझे लगता है आई थिंक काफी सेगमेंट्स में इनका प्रेजेंस है, मेट्रो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बन रूरबन हाउसिंग हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, अगर पोर्ट्स रिलेटेड हो या पब्लिक वर्क्स, तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छा खासा साइजेबल ऑर्डर फ्लो L&T की तरफ आ सकता है। एंड देयर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज वी ऑल नो आर वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सप्लायर मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल। ओके, राजेश सतपुते जी को भी जोड़ लेते हैं अब हमारे साथ। राजेश जी गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। क्या टोकन ट्रेड लिया? गुड इवनिंग अनुज जी, गुड इवनिंग आशीष जी, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और गॉड ब्लेस एवरीवन। अनुज जी देखिए, आज का जो ट्रेड है ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैंकिंग पे ही हम बुलिश है, और बैंकिंग जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस है, जैसे कि हमने इस
लास्ट वीक भी आईसीआईसीआई की बात की गई, एसबीआई कैनरा की बात की, मुझे लगता है वहीं पे बेट लेंगे। तो अगर आपको ट्रेड लेना है, प्योरली ट्रेड, क्योंकि अब देखिए जनरली हम वही देखते हैं कि बाजार खुलने के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग आती है पर्टिकुलर स्टॉक में एज ए ट्रेडर। तो मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी अ बेटर प्ले फॉर द डे। एसबीआई इज अ बाय फॉर 569 के आसपास मुझे फ्यूचर में दिख रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 565 का। और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है इसका, जैसे पोजिशनल टारगेट, जैसे मैं अनुज यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा टारगेट है इसका कम से कम 585 टू 590 का, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आज बुक करना है तो 4-5 रुपए मिले तो बुक करे, दैट इज व्हाट द डे इज फॉर। क्या भैया तीसरे एक्सपर्ट हैं जो आज एसबीआई की चर्चा कर रहे हैं। दो हमने मार्केट खुलने से पहले देखा था और एक राजेश जी भी एसबीआई पे ही दाव लगा रहे हैं। भाई रखिए रडार पे सबको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पसंद आ रहा है। पालवे साहब गुड इवनिंग, हैप्पी दीपावली सर। ये ऑफिस में कि इंदौर में? शुभ संध्या आशीष जी, शुभ संध्या सभी को। इंदौर में हूँ आशीष जी, मैं होम टाउन में दिवाली के लिए। तो दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज परिवार के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय रहे और प्रॉस्पेरिटी सभी को मिले, इसी तरीके की शुभकामनाएं रहे। और हमें लगता है जिस तरीके से मार्केट ने आज एक थम्स अप दिया, इसी तरीके के मार्केट को हम एंजॉय करते रहे पूरे साल, यही कामना रहेगी आज दीपावली के अवसर पर। एंजॉय तो करेंगे सर, आप लोग बढ़िया बढ़िया स्टॉक देंगे तो हम लोग एंजॉय करेंगे। आज कौन सा? तो आशीष जी फेडरल बैंक पे नजर है, बैंकिंग सेक्टर पे ही हम बुलिश है। और हमें लगता है फेडरल बैंक जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से ब्रेकआउट हमने देखने को मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। और फेडरल बैंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 145 150 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो फेडरल बैंक यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे करीब 128 का। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा, थोड़ा इसको होल्ड करेंगे तो हमें लग रहा है काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो फेडरल बैंक पे हम बुलिश है 145 150 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक देखिए एक मिड कैप बैंक्स में सबसे स्ट्रांग जो स्टॉक रहा हुआ है फेडरल बैंक। एक्चुअली इसने तो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी में। इवन आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को भी पछाड़ा है इसने, और सिटी यूनियन बैंक, ये दो स्टॉक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अब हमारे साथ अमीषा वोरा जी भी जुड़ रही हैं। अमीषा जी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस दिवाली पर, और आज मुहूर्त वाले दिन क्या रेकमेंड कर रही हैं आप, या क्या बाय किया आपने खुद? आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये जो साल आने वाला है, ऑफ कोर्स इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग, वी विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, बट साल काफी वॉलेटाइल रहेगा, शायद रेंज बाउंड भी रहेगा, और इसीलिए ये स्टॉक पिकर्स का साल रहेगा। और उसमें अगर मैं देखूं तो जस्ट फ्यू थिंग्स मुझे काफी उभर के आते हुए दिख रहे हैं। उसमें एक डेफिनेटली टेलीकॉम स्पेस है। मुझे लगता है टेलीकॉम में वॉल्यूम, डेटा ड्रिवन वॉल्यूम ग्रोथ विल कंटिन्यू, प्राइस ग्रोथ विल बी देयर फॉर श्योर। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वॉल्यूम और प्राइस ग्रोथ का बहुत कम सेक्टर में हमें दिखेगा। तो टेलीकॉम विल कंटिन्यू टू बी अ फेवरेट प्लेस इवन इन द करंट ईयर। उसके बाद अगर आगे जाऊं तो मुझे लगता है ग्रोथ की सर्टेनिटी मुझे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि वहां पर ऑर्डर्स आ भी चुके हैं और बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी है, और ये ऑर्डर इंडियन कंपनीज को देने का तय भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कोई भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स लास्ट ईयर 6 महीने से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और वो अभी भी अच्छा रिटर्न देंगे। आगे चले तो मुझे लग रहा है कि फार्मा, जिसने लास्ट ईयर कुछ खास रिटर्न दिया नहीं, रादर नेगेटिव रिटर्न दिया, उसमें से सिलेक्ट स्टॉक्स जिसका स्पेशलिटी फार्मा साइजेबल है या डोमेस्टिक फार्मा है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे जाएंगे। सन फार्मा है, इप्का है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। एंड लास्ट, थोड़े जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे वीआईपी है, या केमिकल में हमें जुबिलियंट एनग्रेविया अच्छा लगता है, गुजरात फ्लोरो भी अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्टोक्राफ्ट अच्छा लग रहा है। तो ये कंजम्पशन और केमिकल बास्केट अच्छी लग रही है। और जो बैंकिंग जिसमें सभी का कंसेंसस बुलिशनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी डिपॉजिट साइड पे, जैसे एचडीएफसी बैंक की मर्जर होगी तो डिपॉजिट साइड पे थोड़ी टाइटनेस बढ़ जाएगी। डिपॉजिट
ज्यादा अच्छे रेट ऑफर करने पड़ेंगे और थोड़ा सा ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर चलते चलते स्लो हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ए, एनबीएफसी नहीं बैंक्स में रहना चाहिए, और बी, विद इन बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई हम सबका कंसेंसस कॉल है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे, उसमें एक एक्सिस को ऐड करना चाहिए एज ए प्राइवेट सेक्टर, और बाकी जो मिड साइज्ड बैंक है जो अभी भी 1 के करीब की प्राइस टू बुक पे है, उस पर फोकस लाना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिटर्न मिलना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। टेलीकॉम, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स और बैंक्स पे फोकस रखें। एक्सिस पसंद आता है। अमीषा मैम नाम नहीं बता रही हैं आप, आपने हिंट देके छोड़ दिया। मिड कैप, 1 के करीब बुक वैल्यू, पीएल पे कौन से स्टॉक पे आप लोग दाव लगा रहे हो मैम? नहीं, हम लोग बहुत टाइम से फेडरल बैंक पे बुलिश थे। फेडरल बैंक तो अच्छा लग ही रहा है अभी भी, क्योंकि उनके जो सभी मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से शेप अप हो रहे हैं। पर वैसे भी मुझे लगता है कि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। पर आरबीएल बैंक भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर, वो हाफ टाइम बुक पर है, और पोस्ट आरबीआई ने जो सीईओ एमडी रख दिया, तो मुझे लगता है जितना बुक में अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो सब डिक्लेयर्ड है। उसी तरह से अगर आप आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे देखोगे तो फिनोमिनल परफॉर्मेंस दे हैव शोन। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दिस सेकंड प्राइवेटली रन बैंक्स शुड बी डूइंग आल्सो वेरी वेल इन द मार्केट। अमीषा जी, शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने हमारे लिए, और ये 3-4 स्टॉक पिक्स जो आपने दिए उसके लिए, और साल शुभ रहे आपके लिए, यही उम्मीद करते हैं, और पूरे साल आपसे उम्मीद करेंगे कि आगे बात करते रहें। तो ये प्रभुदास लीलाधर की तरफ से अमीषा वोरा। अब हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़ गए हैं, और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, अतुल सोरी, और इंडिया के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मार्केट पर। काफ़ी बड़ी मैक्रो कॉल्स ये देते हैं मार्केट पर, और एक बहुत बड़ी इनकी कॉल रही है कि इंडिया में एक मल्टी ईयर बुल मार्केट, हेज फंड्स वगैरह का भी काफ़ी बिहेवियर पढ़ते हैं ये। अतुल सूरी मेरे साथ। अतुल, सबसे पहले तो शुक्रिया, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू, और आपके व्यूअर्स के। वो कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं इस दिवाली पर? देखिए, मुझे मतलब ये साल ऑप्टिकली कहिए तो इंडेक्स फ्लैट रहा है, लेकिन साल बहुत अच्छा रहा है। पहले 6 महीने बहुत डिफिकल्ट थे, बिकॉज जो सेल ऑफ हमने देखा वहाँ पे जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो बहुत बुरी तरह से टूटे थे। बट अनुज, जो ये सेकेंड हाफ का है, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहली चीज़ है कि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स, आप S&P 500 ले लीजिए, बहुत इट्स आई वुड से मदरशिप, 50% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप है वहाँ पे। अब देखिए वो आज 20-22% नीचे है, उसके कंपैरिजन में हम 4 to 5% नीचे हैं। तो एक कम घटना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और बहुत बार जो लीडरशिप होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो कम घटती है करेक्शन में। बल्कि जो लीडर्स होते हैं अगले बुल मार्केट में, वो करेक्शन के द्वारा ही हमें पहचाने जाते हैं, बिकॉज इनकी आदत रहती है कि ये कम घटते हैं, और जब ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, ये पहले ब्रेकआउट करके न्यू लाइफ में होते हैं। तो इंडिया अगर आप देखिए तो उस टाइप का एक स्टॉक लग रहा है एक ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में। ये साल में सिर्फ 3 मार्केट्स रही हैं जो थोड़ा ठीक ठाक ही है। एक है सऊदी अरेबिया, दूसरी है इजराइल, और तीसरी है हिंदुस्तान। सो आई थिंक ये एक पहली चीज़ ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है अनुज, ये है कि जो आप सेक्टर देखेंगे, जो थीम्स प्ले आउट हुए हैं, ये थीम्स और सेक्टर्स ऑलमोस्ट 10 साल के बाद हैं। जैसे आप कैपिटल गुड्स देखें, पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीएसयू स्टॉक्स है, ये 10-10 साल नहीं चले। और इनका कारण ये क्या है कि उन 10 सालों में हम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे आईटी है, फार्मा है, या जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले हैं, उस पे है, बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं थी। कैपिटल गुड्स जैसे अभी चल रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक इंडस्ट्रियल साइकिल का रिवाइवल हो रहा है। और हमने देखा है 2003 to 2008 में जब इंडस्ट्रियल साइकिल रिवाइव होता है, वो बुल मार्केट का रंग ही अलग होता है, और उसकी जो खेल होती है वो इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी। तो वैसी बुल मार्केट लग रही है आपको? जो मुझे उस प्रकार का नहीं है, बिकॉज ग्लोबल वैसा मुझे नहीं लगता है कि उस किस्म की लिक्विडिटी हमें मिलेगी। बिकॉज याद रखिए कि हमें 10 साल एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन रहा है, इसलिए हमारी जो भी करेक्शन है वी शेप रही है। और आज देखेंगे तो हम उतने ही ओवरसोल्ड है जो 2008 है, बट वी शेप करेक्शन नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे चलेंगे, 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैक। इस बार हम इतना गिरे भी नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक सपोर्ट काफी था। एब्सोल्युटली। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अनुज के जो सेक्टर्स हैं, जो थीम्स हैं,
वो बहुत अलग हैं। ये 10 साल बाद ये सेक्टर्स चल रहे हैं। और तीसरा कारण जो मुझे एक बुलिशनेस का आ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम रही है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की। जब तेल का भाव देख लीजिए, क्रूड जो देश के लिए खराब है, बहुत सारी कंपनीज के लिए एक इनपुट होता है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑलरेडी $90 है, ये यहाँ से और भी करेक्ट होगा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट $65-70 ब्रेंट पहुंच सकता है। तो अगर ये प्ले आउट होता है, मुझे लगता है कि जो अब कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन थोड़े श्रिंकिंग है, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, ये भी 3-6 महीने में ईज आउट हो जाएगी। सो उस हिसाब से जो हैं स्टार्स जो बोलते हैं, दे आर इन अलाइंड फॉर इंडिया। तकलीफ ये है कि ऑफ कोर्स जो मैक्रोज है, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं या जो US डॉलर में है, और उसका इंडिया कुछ कर नहीं सकता। उसके जो प्लेज हैं वो बहुत मैक्रो है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, वो हमारे लिए जो कहते हैं डार्क क्लाउड हो सकती है। बट पर से इन इंडिया सेक्टर, थीमेटिक, डोमेस्टिक मनी, एक सेटअप तो अच्छा है। अब देखते हैं कि अगर ये मैक्रोस ठीक ठाक रहे तो आई फील कि ये एक अच्छा बुल मार्केट का बेसिस बन सकता है। आपने कहा बिल्कुल सही, एक दशक के बाद सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स चल रहे हैं। अब एक दशक ये चले बहुत हैं, हम रिटेल के जहन में आता है एक दशक के बाद चले कितने चले हैं? 10 साल तो नहीं चले। अगर 3 महीने चल गए तो उसमें क्या तकलीफ है? डबल हो गए तो क्या बात है? हम रिटेल जानना चाहते हैं फिर ना कि ये चलना शुरू है तो अभी तो चलने की कहानी शुरुआत हुई, ऐसा मानो क्या? अब जाके देख लीजिए, अब जाके देख लीजिए भाई, जब ये चलते हैं ये स्टॉक ऐसा नहीं कि डबल होके खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं अनुज से बता रहा था 2003 से 2008 भले वैसा मार्केट नहीं होगा, बट ये जो ट्रेंड्स होते हैं, जस्ट 10 साल अंडर परफॉर्म करते हैं, वो ट्रेंड जब चेंज होता है 6 महीने नहीं खत्म नहीं होता। तो, जो 10 साल की अंडर परफॉर्मेंस है वो 6 महीने में कैचअप नहीं होती। तो इसका जो सामने और जो दूसरी तरफ स्विंग होता है भाई, पेंडुलम होता है। अगर एक साइड इतना बढ़ेगा तो दूसरी साइड भी, आप नहीं कहोगे कि पेंडुलम यहाँ तक आके बस यहाँ तक आके वापस चला जाएगा, उसको उतना उस साइड भी स्विंग। तो कहानी की शुरुआत हुई है। आई वुड से कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटीज है, ये एक ट्रेंड्स है, यहाँ पे लीडरशिप दिख रही है। और देखिए मार्केट डायनामिक्स है, मार्केट डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं, बट मुझे 10 साल बाद ये सेक्टर्स में लीडरशिप दिख रही है। अच्छा, इस समय एक बहुत बड़ा वो कहते हैं टग ऑफ वॉर, रस्साकशी, जो स्केप्टिक्स हैं और दूसरा जमा है जो कह रहा है कि तो स्टॉक्स खरीदने के बेहतरीन मौके हैं। किस कैंप को हम बिलोंग कर रहे हैं? हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ से अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम रहेगा, ये बेहतरीन मौके दे रहे हैं बाजार में खरीदारी करने के। मैं स्केप्टिज्म को साइड रखा जाए इस समय। देखिए, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। तो इस मार्केट में हर समय 2 कैंप रहेंगे, ये तो बाजार नहीं होगा। बट मुझे लग रहा है कि ग्लोबली, जब मैं ग्लोबल देखता हूँ चार्ट्स, ग्लोबल ओवर पोजिशनिंग देखा हूँ, अनुज भी देखता है, जो ओवरसोल्ड लेवल्स हैं, जो ऑप्शन का डेटा है, ये जो है 2008 का उतना बेरिशनेस है या 2020 उतना बेरिशनेस है। वी शेप रिवर्सल नहीं आ रहा क्योंकि लिक्विडिटी टाइट है। बट इस समय जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इन्वेस्टर के लिए, कोई बॉटम नहीं जानता, कोई परफेक्शन नहीं जानता, बट एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है फॉर अ 3 ईयर इन्वेस्टर आई थिंक इज बहुत फेवरेबल है। बात यही है कि इस समय एक अच्छी चीज बोलने पे 2 बुरी चीजों का आएगा, बट द फैक्ट इज के ओके। तो अतुल, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है मार्केट में, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये आपसे कि आपको नॉर्मली हम सिर्फ एक टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा मार्केट को स्टडी करते हैं। एक आप फंड फ्लोज पे आप बहुत स्टडी करते हैं, पूरा हेज फंड्स वगैरह का डेटा। तो जो इंडियन मार्केट की ओनरशिप है वो हम धीरे धीरे FII से वापस रिटेल की तरफ आ रही है। करेक्ट। 2008 में मार्केट इतना इसलिए गिर गया था क्योंकि उतना, और 2008 के मुकाबले FII से ज़्यादा बेचा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट इतना नहीं गिरा। 2008 में हम 58% गिर गए थे, इस बार हम 18% ही गिरे क्योंकि डोमेस्टिक ने उससे ज़्यादा बाय कर लिया जितना FIIs ने बेचा। करेक्ट। तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? क्यों जो फॉरेन फंड्स हैं वो एक दिख रहा है एक मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, एक बेसिक रूल होता है कि आप आउट परफॉर्मिंग मार्केट के साथ रहिए, और क्यों लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? मतलब आपका क्या व्यू है? अनुज, जो है ना, इंडिया में जो फ्लोज आते हैं, ये इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट का एक सबसेट है, जहाँ पे हमारा वेटेज 8%, किसी के 9%, जो भी है। तो जो सेलिंग आती है वो ऐसा नहीं है कि उनको इंडिया नापसंद है, उन सबको इंडिया पसंद है। आप इंडिविजुअली उनसे मिलिए, बात करिए, दे ऑल लाइक। बट क्या होता है जब एक बास्केट बेचना होता है, जैसे आपको निफ्टी बेचना है, ठीक है, आप निफ्टी के अगर आपके पास है तो आप निफ्टी के सब 50 स्टॉक बोलोगे। आप ऐसा नहीं कि मुझे रिलायंस पसंद है या इन्फोसिस पसंद है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इंडिया भी जो इमर्जिंग मार्केट बास्केट है उसमें एक स्टॉक है, तो उस हिसाब से उसकी सेलिंग आ जाती है। अगर आप देखिए डेटा, तो जो MSCI इमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स था
उसका टॉप हुआ था अप्रैल ऑफ 21। अगर आप नेगेटिव एफआई फ्लोज देखिए, दे स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल ऑफ 21। तो जो एक थीम जो है, एक जो जैसे सेक्टर के समझिए सबसे आउट ऑफ फेवर है इमर्जिंग मार्केट्स, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी इंडेक्स ग्लोबली। तो जब ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें सेलिंग आई है, इंडिया का 8 या 9% जो वेटेज है उतना बाय डिफॉल्ट सेलिंग आ जाता है। ऐसा नहीं उनको इंडिया नापसंद है, उनको इमर्जिंग मार्केट्स नापसंद है। सो इसीलिए वो शेयर आ रहा है। और मैं जैसे कह रहा हूं, आप मंथ टू मंथ कोरिलेशन देखिए, अब जाके देखिए MSCI EM का जो टॉप था अप्रैल ऑफ 21 था, अप्रैल ऑफ 21 से हमारा नेगेटिव फ्लोज आ रहा है, बिकॉज दैट इज अ सेल ऑफ दैट इज हैपनिंग इन EMs। और द ब्यूटी इज कि अगर जो डोमेस्टिक फ्लोज है, जहां पे थोड़ा कमिटेड है SIP, आप ये देखिए कि जब वो फ्लो पॉजिटिव होगा तो तब ये एक डबल बैरल गन फायर हो सकती है, एंड दैट कुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए तो काम करते हैं अतुल, इसी अच्छे नोट पर आपको शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी भी जुड़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Powered by Canara Bank. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना क्यों? जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए, और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? वेलकम बैक। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब। राठी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, समय निकाला आपने। हैप्पी दिवाली आपको। और बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस ऑस्पिशियस डे पर? हमारी मार्केट ने इतना आउट परफॉर्म किया है, इतना रिटर्न जनरेट करके दिया है लोगों को, आपको लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, और बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष जो है बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 सालों में पेंडेमिक के बाद एक ये बड़ा उत्साह भरा दिवाली इस बार है। लोगों में सब जगह उत्साह भरा हुआ है। मार्केट्स आपने देखा, शॉपिंग वगैरह बड़ी अच्छी हो रही है। मैं मार्केट के बारे में आप जैसे जानते हैं अक्सर ही पॉजिटिव रहता हूँ, परंतु लॉन्ग टर्म में आज भी मार्केट पॉजिटिव है। कई अच्छे फैक्टर्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी यहाँ की GDP ग्रोथ अभी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में अपना देश का नाम आ रहा है। अपने यहाँ टैक्स के कलेक्शंस इतने बढ़िया हो रहे हैं। चाइना फैक्टर के कारण डेफिनेटली इंडिया की पोजीशनिंग जो है एक्सपोर्ट के लिए गिने या फंड फ्लो के लिए इंप्रूव होती जा रही है। और सबसे बड़ा कारण है कि आज भी एज एन एसेट क्लास इक्विटी ही एक अच्छी एसेट क्लास है जो अच्छा रिटर्न दे रही है इंडिया में, और देगी अगले कुछ सालों तक, क्योंकि बाकी जो एसेट क्लासेस हैं, डेट इंटरेस्ट रेट्स बड़ी कम हैं, रियल एस्टेट में पैसा जा नहीं रहा है। तो इन सबको मानते हुए पैसा आप देखिए SIP में अपने 14-15 हज़ार करोड़ रेगुलर आ रहा है, और पैसा आ रहा है। और जैसे पिछले 1 साल में FIs ने इतना माल बेचा, उसके बावजूद भी अपने यहाँ मार्केट इतने नहीं गिरे। तो विदेश के मार्केट 15% गिर गए हैं, अपने 2-3% ही गिरे हैं। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रही है और ये आगे बरकरार रहेगी। यहाँ कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की बात कर लूँ आपसे, क्योंकि ये नहीं है कि ग्लोबल में रिसेशन की बात हो रही है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण इक्विटी एलोकेशन FIs का कम होता जा रहा है। ऑयल प्राइस एक अपने यहाँ बड़ा अनसर्टेन फैक्टर है कि किधर जाएगी, और जब तक ये यूक्रेन की वार के जो जब तक खत्म नहीं होता है, या ये चाइना का जो ताइवान का फियर है, ये सब फियर मार्केट्स में हमेशा थोड़े प्रेशर रखेंगे, पर्टिकुलरली फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं प्लस और माइनस पॉइंट दोनों गिन के, तो मेरा मानना है कि मार्केट पॉजिटिव दिशा में जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों राठी सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सुना दिया आपको। यील्ड्स इशू, एफआईआईज के फ्लोज इशू और कच्चा तेल हमेशा से एक सरदर्द रहा है, पर नेट नेट मूड माहौल पॉजिटिव। राठी सर गुड इवनिंग, शुभ दीपावली सर। अच्छा, हम लोग स्टैंड आउट करें राठी सर, ये सब दिक्कतें थी ईयर टिल डेट, हम लोग चर्चा ही कर रहे थे पिछले गेस्ट के साथ कि कैसे स्टैंड आउट करा वो डीकपलिंग एक्चुअली टेस्टेड और प्रूवन कि हम डीकपल्ड हैं। ये आने वाला ये जो आज से संवत की शुरुआत हुई है, मान के चलूं भारत बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और भी रेजिलिएंट नजर आएगा और अच्छे रिटर्न्स इसी बाजार में मिलने हैं। सही है, मैं आपसे बात से सहमत हूं कि अपने डी कपल होते जा रहे हैं और अपनी रेजिलियंस डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से मैक्रोज आर वेरी गुड। तो इसलिए अपनी पोजीशन दुनिया के मुकाबले डेफिनेटली अच्छी रहेगी। आज भी इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखें, जनरली जो फंड मैनेजर्स हैं, ग्लोबल फंड मैनेजर्स, उनका आज भी मानना है कि भाई इंडिया की आपकी वैल्यूएशंस आर वेरी हाई कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। परंतु ये भी मानना चाहिए कि साथ में हाई है भी उसका कारण है। आज अपने अर्निंग्स ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ये सब पॉजिटिव कारण। और अगर एफआईआईज का पैसा और थोड़ा आने लगेगा तो ये मार्केट और तेजी से जल्दी से भी बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने राठी साहब। एक चीज़ जो बहुत क्लियर हो गई है कि एक लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि एफआईआई की सेलिंग जितनी हुई उससे ज़्यादा डोमेस्टिक ने एब्जॉर्ब कर ली। इतना बड़ा इक्विटी कल्ट, लेकिन डर लगता है कई बार कि कहीं वो जो पिछली बार होता था कहीं ऐसा ही तो दोबारा नहीं होगा, कहीं रिटेल वापस इस बार हाई पे तो नहीं ले रहा है। इस बार लग रहा है कि कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार रिटेल ने अच्छा पैसा बनाया है मार्केट में, हर करेक्शन में उन्होंने बाय किया और हर करेक्शन में उनको अच्छा मौका मिला है। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट इसलिए भी है कि आप अगर देखें कि कहाँ दूसरी जगह पैसा कहाँ लगा है। आज अगर एसेट क्लासेस की तरफ ध्यान दें तो रियल एस्टेट में आज भी ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट पहले से इम्प्रूव हुआ है, परंतु ये कई सालों तक कंज्यूमर मार्केट रहेगा। बायर जो उनको सेल्फ यूज के लिए चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट अभी भी कई सालों तक नहीं लगता है कि जिस तरह का रिटर्न दे पाएगा। डेट में मार्केट में आपने देखिए इंटरेस्ट रेट्स कम है, गोल्ड आप देखिए कितना इवन प्रेशर में है। तो इसलिए आज की तारीख में एक अब जो पिछले 2-2.5 साल पैंडेमिक में जो लोगों का समझ आई इक्विटी मार्केट के बारे में, जिस तरह के नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, तो और उनकी समझ इम्प्रूव हुई है। एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू, आप लोग बराबर एजुकेट करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये सब चलते हुए मुझे लगता है कि अब ये इक्विटी मार्केट में एलोकेशन कम होने की संभावना नहीं लगती मुझे, बल्कि बढ़ेगा ही जाके। मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा ये है कि जैसे जैसे शुरू में इन्वेस्टर बड़ा हेजिटेट करता है थोड़ा एलोकेशन इक्विटी करने में, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-5 साल में जैसे जैसे वो इसका एडवांटेज देखता है, उसका अट्रैक्शन डेफिनेटली इसमें बढ़ जाता है। एंड पार्ट ऑफ दी उसका जो वैलेट शेयर ऑफ वॉलेट है वो इक्विटी में बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यस, फंड्स फ्लो विल कंटिन्यू। अब जब फंड्स फ्लो कंटिन्यू करेंगे तो नेचुरली मार्केट में आज ऐसा नहीं कि आज पी मल्टीपल इज एट द हाईएस्ट लेवल, ओके, यस, इससे ज्यादा हाई लेवल पे भी गए हैं। तो पी मल्टीपल में भी चूंकि ग्रोथ ज्यादा है वो भी अच्छे रहेंगे। तो कोई गेस्ट नहीं है, तो मेरा ये मानना ओवरऑल मार्केट विल डू वेल। ओके, चलिए राठी साहब एक काम करते हैं, फिर इसी ऑस्पिशियस नोट पर आपको शुक्रिया बोलते हैं और शुभ दीपावली वापस आपको, और नया संवाद आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए अच्छा रहे, यही हमारी कामना रहेगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, आपको सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलिए एक बाजरा मार्केट पर एक स्टेटस चेक ले लेते हैं आशीष, क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है तो थोड़ा सा मार्केट हल्का हुआ है जो नॉर्मली एक मुहूर्त वाला। अच्छा, कैश मार्केट का टर्नओवर देखिए आज, एनएसई कैश मार्केट का टर्नओवर 10,670 करोड़। ये मतलब, और जबकि इसमें आज इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं मतलब हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग मतलब मैं पार्टिसिपेट करता आया हूँ एज एंकर पिछले 20 साल से। इतना वॉल्यूम मैंने नहीं देखा मुहूर्त वाले दिन। 10,000 करोड़ मैसिव वॉल्यूम है ये आशीष। ये मतलब इतना वॉल्यूम एक घंटे में एक्सपायरी वाले दिन होता है जितना आज एनएसई का कैश मार्केट में वॉल्यूम हो रहा है। तो ये आपको एक बता रहा है कि जो हमारी जो रिटेल पावर है, क्या ज़बरदस्त रिटेल पावर है इस समय, इसने सबको ट्रम्प किया है। और इसके लिए इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि
देखिए कई बार क्या होता है ना, हमको सिर्फ कुछ एक कहते हैं वो गलत कदम नहीं उठाना है, कोई पॉलिसी मिस्टेक नहीं करनी है बड़ी। बाकी तो हमारी जो खुद की डेमोग्राफी है ना, और डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी, इंडिया का एक इस समय जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है, यंग डेमोग्राफी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये दो फैक्टर आप मिला दीजिए, जितनी भी आप पिछली एक हिस्टोरिकल रैलीज देख लीजिए स्टॉक मार्केट्स में, चाहे वो अमेरिका की रैली थी, चाहे वो जापान की रैली थी, चाहे कोई भी बड़ी रैली थी, जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन आता है वो तब आता है जब एक यंग डेमोग्राफी होती है और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती है। वो दोनों के दोनों इंडिया में हैं इसलिए, और इसीलिए अगर पिछले 15 साल में मार्केट ने इतना रिटर्न दिया है, तो जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी तो वो मौका मिलेगा। तो वो मेरे ख्याल से अगले 15 साल के लिए भी आपको वही मुंह मिलेगा। बढ़िया है भाई। और इस बीच manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ते हुए। मानस, गुड इवनिंग, शुभ दीपावली। कैसा चल रहा है लखनऊ में सेलिब्रेशन? गुड इवनिंग आशीष जी, गुड इवनिंग अनुज जी, और आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए इस बार तो थोड़ा डिफरेंट माहौल है। पिछले 3-4 साल से इस तरह का दीपावली हम लोग नहीं मनाई जिस तरह इस बार हम लोगों ने मनाई, तो काफी जोश है और माहौल बहुत अच्छा है। तो लखनऊ में भी बहुत ही अच्छे से दीपावली मन रही है। आज सॉरी मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। मैं पूछ रहा था क्या लिया मुहूर्त में आज? तो देखिए स्टॉक की बात करिए तो वो वही स्टॉक है जो मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैंने बात की थी, और वो स्टॉक है एमसीएक्स का। एमसीएक्स ने ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज एक फाइनली एमसीएक्स ने एक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। मेरा समझना यह है कि चाहे बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करिए या पोजिशनल बात करिए, दोनों नजरिए से एमसीएक्स काफी बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1340 के नीचे के रहेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट 1450 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, तो 155 पॉइंट इस समय निफ्टी ऊपर है और करीब 528 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। एक काम करते हैं, एनएससी के जो नए एमडी और सीईओ हैं आशीष चौहान जी, जिन्होंने अभी अभी एनएससी की कमान संभाली है। आशीष बीएससी में ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने, और अब लोगों को उम्मीद है कि एनएससी में भी एग्जैक्टली वो उस हिसाब से काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा उम्मीद तो है कि सबसे पहले तो एनएससी की जो वेबसाइट है उसको सुधारेंगे, क्योंकि आज की डेट में भी हम बीएससी पे जाते हैं। देखिए मतलब जिसको भी जाना है बीएससी की वेबसाइट पे जाता है, तो थोड़ा सा एनएससी की वेबसाइट पे काम करें, वो भी एक लोगों की एक्सपेक्टेशन। लेकिन पहले सुन लेते हैं उनका क्या कहना है नए संवत के लिए। सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को एनएससी की तरफ से और मेरी तरफ से दिवाली के पर्व की और हिंदू नए साल के पर्व की शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है, भारत आज एक प्रगति के पंथ पर चल रहा है। आज हम अपना अमृतकाल एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले 25 साल में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूर्ण होंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि भारत एक विकसित देश से लेकर के विकासशील देश से लेकर के विकसित देश बन चुका होगा, और उसके लिए सभी को सोच समझ के निवेश करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सोच समझकर निवेश करिए शेयर बाजार में। लाइए जरा कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स। एचयूएल की हम लोग चर्चा कर रहे थे, खराब नंबर्स। एक तरफ एचयूएल रखिए डायरेक्टर साहब, दूसरी तरफ लेकर आइए नेस्ले। एक टॉप लूजर है निफ्टी का, तो दूसरा टॉप गेनर बन गया है निफ्टी का। एंड नेस्ले अब इस समय 3.25% के उछाल के साथ, एक 3% गिरा हुआ है एचयूएल, और नेस्ले 3% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय। पालविया साहब जरा नेस्ले देखिएगा, आज फॉर्म में आ गया है जब एफएमसीजी को लेकर वीकनेस है। बिल्कुल आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अब अपने सितंबर के हाई को क्रॉस किया है, हमें लगता है ये काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि अब स्टॉक अगर 20,700 के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो नेक्स्ट टारगेट इसके 21,300 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है वीकली सेटअप पे, और जो फॉर्मेशन बन रहे हैं ये दिखाता है कि कंटिन्यूएशन में ये रैली यहाँ पे 21,200 21,300 की तरफ स्टॉक को बिल्कुल लेके जा सकती है। 21,200 21,300 की तरफ नेस्ले जा सकता है। और लीवर इस समय मयूरेश, आपका क्या व्यू है दोनों को एक साथ जरा रखते हैं, नेस्ले और लीवर? लीवर ने एक्चुअली काफ़ी आउट परफॉर्म किया, लेकिन ये पिछले 1-2 महीने में ये बात भी क्लियर है कि पोजीशनिंग काफ़ी थी। तो इस डिक्लाइन में बाय करेंगे लीवर?
नहीं, इनफैक्ट मैं पालवे जी के साथ रहूंगा अनुज। आई थिंक अगर नंबर्स का कंपैरिजन करें तो आई थिंक थोड़े निराशाजनक नतीजे जरूर रहे एचयूएल के, और उनकी कमेंट्री भी थोड़ी कॉशियस रही है। एक डिफरेंशिएशन फैक्टर बहुत क्लियर जो आता है, नेस्ले इज मोर अर्बन कंजम्पशन स्टोरी। तो अगर रूरल स्लोडाउन आ जाएगा तो शायद एचयूएल एंड अदर पियर्स माइट गेट हिट मोर देन नेस्ले, क्योंकि नेस्ले का जो एक वॉल्यूम इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ अर्बन कंजम्पशन, ये शायद बरकरार रहे। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डायनामिक्स इटसेल्फ, आई थिंक जो कॉस्ट पास थ्रू हुआ है that will be applicable for the entire sector as a whole, but I think जो added benefits आते हैं in terms of passing it through for the product that Nestle makes, I think जो baby products है, chocolates है, और वहाँ पे थोड़ा एक deflationary impact भी देखा गया है, तो I think margins में एक अच्छा खासा stability आ सकता है। और तीसरा, जो ओनिल methodology I think 20,600 के आसपास नेस्ले का एक बहुत की पिवट लेवल था, जैसे पालविया जी ने कहा, आई थिंक दैट हैज गॉट क्रॉस्ड राइट नाउ। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम नेस्ले का कंटिन्यू रहेगा कंपेयर टू एचयूएल। ठीक बात है ये। अच्छा, इस बीच जेएसडब्ल्यू स्टील स्क्रीन पे खींचेगा, मानो जरा चार्ट क्विकली देखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स खराब थे, पर कहा जा रहा है जो एडिशनल कॉस्ट थी जो रिड्यूस हो रही थी वो एक्चुअल इंपैक्ट सब्सिक्वेंट क्वार्टर में। रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी कम पेस में और स्टील की कीमतें ज्यादा गिर गई, इसीलिए नंबर खराब थे। लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, हालात पटरी पे। दिन के हाईज पर, दिन के सेशन के हाईज पर जेएसडब्ल्यू स्टील मानस कैसा स्टैक्ड अप चार्ट्स पे, खराब नंबर्स पे इस तरह का परफॉर्मेंस है। देखिए, एक पॉजिटिव चीज है कि पिछले मंथ के लोज को स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया, जब गिरावट देखने को मिली अभी कुछ दिन पहले। कल भी लास्ट सेशन में भी हमने गिरावट देखी, फिर भी 615 के लेवल्स को स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया। तो मेरा समझना है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 610 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल 645 के ऊपर रहेगी। जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तभी फ्रेश खरीदारी करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर 17,740, करीब 17,800। अनलेस कुछ बहुत बड़ा मेजर ग्लोबली हो जाए, कल सुबह आपको 17,800 स्क्रीन पर दिख जाना चाहिए। बैंक निफ्टी 41,362 अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी करीब। और जो शेयर आज चले इस समय निफ्टी में, वो चले ICICI बैंक, SBI, लार्सन एंड ट्यूब्रो, HDFC, नेस्ले, HDFC बैंक। क्या सब में कॉमनलिटी है? सारे के सारे डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं। और डाउन साइड पर सिर्फ लीवर रहा जो कि 3% नीचे था, और कोटक भी थोड़ा नीचे था। एक्चुअली कोटक भी करीब 0.5% के करीब नीचे था। लेकिन और क्या स्पॉट किया आशीष आपने क्लोजिंग में? बढ़िया रहा मुहूर्त का सेशन, कल्मिनेट होता हुआ आपकी स्क्रीन पर। हमने मोटा मोटी वो 50 गैप अप के साथ शुरुआत, वो 50 पॉइंट के गैप की रेंज रही पूरे 1 घंटे की, और हमने वो रेंज इंटैक्ट ही रखी। 17,740 के आसपास ये सेशन कल्मिनेट होता हुआ 162 अंक की मजबूती है। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर, अच्छे नंबर्स, 1.5% की मजबूती निफ्टी बैंक पे इस समय आपको नजर आएगी। 41,360 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक के सेशन की समाप्ति होती हुई। ब्रेथ पूरे सेशन, वैसे आमतौर पे आज का सेशन बुरा नहीं रहा। हिस्टोरिकली होता यह था कि मुहूर्त का सेशन बढ़िया गैप अप और वो गैप सस्टेन नहीं होता था। आज हमने मोटा मोटी उस गैप को सस्टेन करा। ब्रेथ फाइनली 5:1, 4:1 एडवांसेस के फेवर में। जितने शेयर ट्रेड हुए 80-85% शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, 3 स्टॉक्स लाल में, 47 इन द ग्रीन। HUL अपने खराब नंबर्स पर, कोटक के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, पोजीशनिंग ऐसी होगी कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मन। HDFC लाइफ सल्व करता हुआ, अदरवाइज चौतरफा खरीदारी। और ICICI बैंक सबसे बढ़िया परसेंटेज मूवर, 3% का उछाल, बेहतरीन नंबर्स। और HDFC बैंक से कई पैरामीटर्स पे बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखा दी है इसने। ये बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट क्वार्टर था संदीप बख्शी के अंदर इस बैंक ने जब आउट परफॉर्मेंस दिखाया। नेस्ले हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज अच्छा मूव बनाया नेस्ले ने, 2.5% का उछाल। SBI बैंकिंग में चौतरफा लाजली खरीदारी। HDFC बैंक मजबूत। HDFC लिमिटेड, जिसकी बात दीवान साहब कर भी रहे थे कि ज्यादा प्रिफर्ड प्ले हो सकता है, दोनों में अच्छी मजबूती देखने को मिली। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो मयूरेश की प्रिफर्ड पिक थी, सूरी साहब कह रहे थे कि कैपिटल गुड्स 10 साल से थका हुआ था, अब चलना शुरू हुआ है, कैपिटल गुड्स पसंद आ रहा है, लीजिए लार्सन एंड ट्यूब्रो। दिन भर वो मोमेंटम इंटैक्ट, 0.25% के आसपास का उछाल L&T में। और अब तो मेरे ख्याल से पोस्ट एडजस्टमेंट भाव नजर आएंगे आपको आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी में 17,730 के जोन्स, 155 अंक मजबूत।
इस समय यूएस के फ्यूचर्स मैं अभी चेक कर रहा था, मजबूती और तूल पकड़ती हुई। हम डाइजेस्ट करके क्या जा रहे हैं, डाउ में 376 पॉइंट्स का उछाल, एसएनपी में 30 अंक और नैस्डैक 18-19 अंक की मजबूती, यानी कि फ्लैट से लेकर 1.25% का उछाल यूएस के फ्यूचर्स में, ये फ्राइडे के अपटिक्स के ऊपर। तो बढ़िया संकेत आते हुए यूएस से, बढ़िया संकेत हैं यूरोप से, जहां पर ऋषि सुनाक, मेरे को अभी अपडेट आया है 28 तारीख को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो वहां से वो अपडेट आ चुका है, कंफर्मेशन आ चुका है। अगले 10 डाउनिंग स्ट्रीट के रेजिडेंट जो होंगे वो ऋषि सुनाक साहब होने वाले हैं। ये कहानी क्लियर होती हुई। अच्छा, क्विकली कुछ और वायदा बाजार के स्टॉक्स पहले बता दूं, उसके बाद बाकी के अपडेट्स। एमसीएक्स जो मानस अभी चर्चा कर रहे थे, अपने नंबर्स के बाद 5.5% वायदा का टॉप गेनर बना है। बीएचईएल, वीरू देख रहे होंगे प्रोग्राम तो उनके लिए 0.25% मजबूत बीएचईएल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में आपको नजर आएगा। इवन डेल्टा कॉबाची ट्रेडिंग सेशन में मजबूत। यूएसएल अपने नंबर्स कमजोर थे, एक्सपेक्टेशन कमजोर की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम कमजोर हुए वो नंबर्स, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.5% उछाल और दिन के हाईस पर। ये मेरे ख्याल से कुछ रब ऑफ भी आ रहा है, ये यूके से खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए। खैर, ये कंटिन्यूस कवरेज बातचीत कल सुबह हम लोग फिर से लेकर आएंगे। मंगलवार का दिन होगा एक सेशन कंटिन्यूस ट्रेडिंग का, उसके बाद ध्यान रखिएगा वेडनेसडे छुट्टी है और उसके बाद जब हम थर्सडे को लौटेंगे तो मंथली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। लेकिन बाजार के मूड और अगले साल की उम्मीदों पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के सीआईओ एस नरेन से एक खास बातचीत थी, उसका एक अंश देखिए।